सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। आई होप आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप HSSC CET मेंस की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी जो है साइंस की सीरीज चल रही है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारी साइंस की सीरीज चल रही है और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था साइंस की सीरीज में हम तीनों सब्जेक्ट करने वाले हैं। तीनों सब्जेक्ट से जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। इन तीनों को जो है हम तीनों सब्जेक्टों को एनसीईआरटी डेटा करेंगे विद इन 30 डेज के अंदर मेरे भाई। ठीक है, तो विद इन 30 डेज के अंदर करने वाले हैं और मैं अपना प्रॉमिस जो है पूरा करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम कौन सी क्लास के अंदर आ गए हैं? तो आज हम डे नंबर 28 के अंदर आ गए हैं मेरे भाई। ठीक है, डे नंबर 28 के अंदर आ गए हैं और यहां पर जो है आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, एक सेकेंड। तो यहां पर जो है आज हम अध्याय नंबर 9 करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, बायोलॉजी का अध्याय नंबर 9 करने वाले हैं जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी इसको बोलते हैं। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि यार जो बायोलॉजी है या ये जो वनस्पति विज्ञान है ये दोनों अलग अलग चीज है क्या? अलग अलग चीज नहीं है मेरे भाई, दोनों एक ही चीज है। थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। आई नो आपको पता होगा, फिर भी कुछ चीजें जो है समझानी बहुत जरूरी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं जिनको नहीं पता मेरे भाई। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मेरे भाई साइंस आती है। ठीक है, सबसे पहले जो है साइंस सब्जेक्ट आता है मेरे भाई। साइंस को आप क्या मानो, एक बहुत बड़ा जो है घर मान लो। ठीक है, बहुत बड़ा घर मान लो इसको। ठीक है, इसको सबसे बड़ा एक घर मान लो। साइंस क्या है? एक बहुत बड़ा घर है जिसके दो बड़े बड़े कमरे हैं मेरे भाई। ठीक है, जिसके दो बड़े बड़े कमरे हैं। तो दो बड़े बड़े कमरे कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? एक तो जंतु विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जंतु विज्ञान हो जाएगा जिसको क्या बोला जाता है? जूलॉजी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा हो जाएगा बोटनी, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। BOTANY आएगा ना, बोटनी मेरे भाई। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। आई बात समझ में? समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? साइंस क्या है? साइंस एक बहुत बड़ा घर है मेरे भाई और उसी घर के दो बड़े बड़े कमरे हैं। पहला तो जंतु विज्ञान है और दूसरा क्या है? बोटनी है यानी कि वनस्पति विज्ञान है। जूलॉजी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? 9वां चैप्टर करने वाले हैं यानी कि 9वें चैप्टर से पहले 1 से लेके जो 8 हमने चैप्टर किए ना वो सारे जंतु विज्ञान से ही रिलेटेड थे मेरे भाई। ठीक है, आज हम वनस्पति विज्ञान करने वाले हैं। वनस्पति विज्ञान के बारे में क्या क्या करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद ठीक है, आज 9वां चैप्टर है, इसके बाद 10वां चैप्टर। ठीक है, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर एंड 11वां चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर हम कहां से किसके करने वाले हैं? तो ये दोनों चैप्टर किसका हिस्सा बनते हैं? तो ये दोनों चैप्टर मेरे भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, 10वां चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं? यहां पे जगह बची है क्या? चलो बता देता हूं, कोई बात नहीं है। 10वां चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं? तो 10वां चैप्टर हम मेरे भाई जैव प्रौद्योगिकी करने वाले हैं, जिसको क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। और 11वां चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं? तो 11वां चैप्टर मैंने पहले भी बताया था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी करने वाले हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक बोलते हैं मेरे भाई। तो ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है, ऐसे हम अंत करेंगे। यानी कि अब सिर्फ 2 चैप्टर बच गए हैं आज के बाद। ये कब आएंगे? ये हमारा कल आ जाएगा, बुधवार को। ठीक है, और उससे अगला चैप्टर हमारा जो है वीरवार को आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, वीरवार को आ जाएगा। इसके बाद मुझे 2 दिन का रेस्ट चाहिए यानी कि शुक्रवार और शनिवार का। ठीक है, शुक्रवार और शनिवार का मेरे को जो है रेस्ट चाहिए यानी कि छुट्टी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, मैं मेरे लिए छुट्टी नहीं मांग रहा, आपके लिए ही मांग रहा हूं। क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि इन 2 दिन में मैं क्या रेडी तैयार करने वाला हूं? कंटेंट आपका नेशनल करंट अफेयर हमने बीच में छोड़ दिया था मेरे भाई। ठीक है,
नेशनल करंट अफेयर 2026 मेरे भाई, ठीक है। 2025 का मैं कंप्लीट करवा चुका हूं 15 क्लासेस में, तो ये जो हमारा 2026 का रहेगा ना, ये भी हमारी जो है 15 क्लासेस में इसको मैं जो है कंप्लीट करवा दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में। फिर भी शुक्रवार और शनिवार को आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, या कोई भी आपका सजेशन हो, या आपको लगता हो कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बना दे, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, आपको बुक लिस्ट जाननी है किस एग्जाम के लिए, आगे की क्या प्रोसेस है, आप टॉपिक मुझे बता देना, मैं 5 से 6 मिनट का जो है छोटा सा वीडियो बनाकर आपकी दुविधा जो है मैं दूर कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। अदरवाइज शुक्रवार और शनिवार को जो है क्लास नहीं होगी, मुझे कंटेंट आपके लिए तैयार करना है। और अगले मंडे से, तो मंडे से आपकी जो है फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं हर एग्जाम में, एचएसएस की दोनों को मिलाकर कह रहा हूं, हरियाणा और नेशनल करंट अफेयर दोनों को मिलाकर। ये छोटी छोटी चीजें हो गई मेरे भाई, आई बात समझ में। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी ना। फिर भी अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, आज के चैप्टर में हम जो है, क्या नाम था मेरे भाई, वनस्पति विज्ञान था ना चैप्टर का नाम। सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है मेरे भाई, वनस्पति विज्ञान जरूरी है ये। आप ये मत सोचना कि यार ये 2-3 मिनट तो इसमें हो गए, नहीं, सीक्वेंस वाइज तरीके से आपको समझ आनी चाहिए। हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, कहां पे हम पहुंच चुके हैं, आगे कितना बाकी है, सफर कैसे, हमें कब स्पीड बढ़ानी है मेरे भाई, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको एक प्लान के तहत करनी होती है। ये नहीं कि बस किताब खोलो और लग गई, किताब खोलो नहीं, एक प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें हर चीज मिक्स होती है। कैसे आपको तेज चलना है, कब आपको तेज चलना है, कब आपको स्लो करना है, कब अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, बिल्कुल समझ रहे होगे, आई नो वेरी वेल, आप बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज जो हम वनस्पति विज्ञान में करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम मोस्टली क्या देखेंगे, पौधे वगैरह देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। पौधों की श्वसन प्रक्रिया देखेंगे, पौधों की श्वसन प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। सारा चीज मैंने लिखा हुआ है, आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से जो लिखा है ना, वैसे पौधों के बारे में सब कुछ आपको पता भी होगा, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कायिक परिवर्धन देखेंगे। कायिक गलत लिख दिया, ऐसे लिखेंगे कायिक, ठीक है। कायिक परिवर्धन कैसे लिखेंगे, ध के ऊपर आएगा क्या, परिवर्धन, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं ना, साइंस की जो एनसीईआरटी की आप किताब पढ़ोगे ना, ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे। बस मेरा मकसद यही है, इन शब्दों का पोस्टमार्टम, यानी कि इन शब्दों का मतलब आपको बताना, ताकि आपको पता चले कायिक परिवर्धन होता क्या है, ताकि एग्जाम में आपको ये शब्द दिखे ना, तो आप जो है कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको जो है चीजें मुश्किल ना लगे मेरे भाई, ठीक है। तो कायिक परिवर्तन के बारे में भी समझेंगे। इसी के अंदर आपको कायिक परिवर्तन के अंदर क्या मिलेगा, उभयलिंगी मिलेगा, एक लिंगी मिलेगा, ठीक है ना। एक लिंगी या फिर उभयलिंगी, इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम परागकण, ठीक है, परागण निषेचन देखेंगे, निषेचन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, फल बनाने की प्रक्रिया पूरी देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, पादप हार्मोन देखेंगे। हार्मोन, पादप के हार्मोन पता है कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन होता है, ठीक है। पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन तो गलत लिख दिया, जिब्रेलिन ऐसे आएगा। और एक और कौन सा होता है मेरे भाई, एथिलीन होता है, ठीक है। आई नो ये आपने पढ़ा होगा, एथिलीन, ठीक है। ऐसी ही और भी चीजें, एक दो और चीजें होंगी, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, तो बस पेशेंस बनाकर वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको सारी चीजें समझ आएंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वनस्पति विज्ञान को हम जो है बाद में पहले पढ़ेंगे, पहले जो है बाद में हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। टॉप 25 एमसीक्यू जो है हम इस चैप्टर के करने वाले हैं, हमेशा की तरह। और एमसीक्यू ये देखो 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर एमसीक्यू करने वाले हैं, और 25 एमसीक्यू हम बाद में करेंगे। हमेशा की तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो है पूरे चैप्टर का सारांश ले लेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में, सारांश ले लेंगे, समझ गए ना सारी चीजें, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। बिना किसी टाइम वेस्ट के, सारी चीजें यहाँ पर आसान लिखी गई है। वैसे तो सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल आसान है, जैसे कि वनस्पति विज्ञान के में पौधों की संरचना, वृद्धि, प्रजनन व रोगों का अध्ययन करते हैं। इसके जनक थियोफ्रास्ट हैं। 1 सेकेंड मेरे भाई,
ठीक है, आगे चलते हैं भाई। जब बीच में कोई आ जाता है ना तो रिदम टूट जाता है यार सच में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फादर ऑफ जो ये बोटनी है इसको क्या बोला जाता है? थियोफ्रास्ट। बिल्कुल आसान भाषा में यहां पे भी आपको लिखा मिलेगा एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहते हैं। उसके बाद सरल भाषा, इसको और सरल भाषा में मैंने यहां पे बता दिया है। और तीसरी बात मैं क्या बताऊंगा? अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा मेरे भाई। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि अगर आपको अब भी आपको समझ नहीं आता। यकीन मानना, जो आप यहां से तैयारी कर रहे हो ना, एक प्रो लेवल की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई। और एग्जाम में जब यहां से क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से ऐसे ऐसे टिक मार्क करते हुए जाओगे मेरे भाई। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा विश्वास रखो मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैं आपको करवा रहा हूं ना तैयारी, बस ऐसे ही करते रहो और तब तक करते रहो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। बीच में आपको एक दिन की छुट्टी नहीं लेनी। जैसे मैं कह रहा हूं ना भी शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, आपके लिए ही कंटेंट रेडी कर रहा हूं। तो आपको वो जो 2 दिन मिलेंगे ना उसमें नहीं, आपको रेस्ट नहीं करना। आपको जो है यही प्रीवियस वीडियो देख लेनी है या फिर मेरी पीडीएफ पढ़ लेनी है। जरूरी नहीं है मेरा ही पढ़ना, किसी और का पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये है बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। आई बात समझ में? रिदम आपका नहीं टूटना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया। थियोफ्रास्ट बाबा की बॉटनी और लाल रंग का केल्विन चक्र देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान और बॉटनी का असली पोस्टमार्टम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में पौधों की संरचना यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है। वृद्धि मतलब पौधों की वृद्धि तो होगी ना, पौधे बड़े होंगे। प्रजनन यानी कि पौधे जो है एक से 2 पौधे बनाएंगे यानी कि उनके बीज बनेंगे, फल बनेंगे, जो भी बनेगा। प्रजनन व रोग भी होते हैं भाई, पेड़ पौधों में रोग भी होते हैं। अध्ययन करते हैं मेरे भाई। कहने का क्या मतलब है? इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? एक बार पढ़ देता हूं इस पूरे को। इसके जनक, किसके जनक? वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रास्ट है मेरे भाई, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है? थियोफ्रास्ट को बोला जाता है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उपचय तथा ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है मेरे भाई। जो प्रकाश संश्लेषण आप सभी जानते हैं, पेड़ पौधे जो है किससे अपना खाना बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। एक उपचय यानी कि एनाबोलिक तथा ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है। इसके प्रकाशिक चरणों में ग्रेना में जल टूटता है तथा अप्रकाशिक चरण में स्ट्रोमा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। रिबुलोस बाइफॉस्फेट की उपस्थिति वाले इस पूरे चक्र को केल्विन चक्र कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? नहीं आई ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं आपको समझाता हूं, एक एक लाइन का मतलब समझाता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो समझो। थियोफ्रास्ट बाबा, यहां पे क्या लिखा गया है? थियोफ्रास्ट बाबा लिखा है ना, ये देखो थियोफ्रास्ट बाबा लिखा गया है, ये देखो, ये देखो लिखा है ना थियोफ्रास्ट बाबा। पेन चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये थियोफ्रास्ट बाबा लिखा है। अब मैं डिटेल से जो बोलूंगा ना ध्यान से उसको सुनना, मैं लिखने वाला कुछ नहीं हूं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, सब कुछ आपको समझ आएगा इसी चैप्टर में। तो थियोफ्रास्ट बाबा कौन थे? वनस्पति विज्ञान के जनक इनको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे थियोफ्रास्ट को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब इनको जो ये थियोफ्रास्ट बाबा थे, बोटनी का पिता क्यों कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई इनको थियोफ्रास्ट को जो है बोटनी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पौधे के वर्गीकरण यानी कि जो पौधों का वर्गीकरण किया था, कैटेगरी वाइज इन्होंने किया था। उनके जीवन चक्र का वैज्ञानिक आधार जो है इन्होंने ही तैयार किया था मेरे भाई। आई बात समझ में? पीछे हम देख के आए ना, जो हम केमिस्ट्री पढ़ के आए थे उसमें भी जो है कैटेगराइज की गई थी चीज़ों को। मतलब कि जो हमारी केमिस्ट्री में कितने तत्व थे, सभी तत्वों को कैटेगराइज पहले किसी और ने किया था। उसके बाद जो है जो आधुनिक केमिस्ट्री थी उसको जो है तत्वों को अलग तरह प्रकार से किसी और ने सजाया था। ऐसे ही जो थियोफ्रास्ट नाम का व्यक्ति थे ना, इसने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया था पौधों का मेरे भाई। इसीलिए इसको जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, ये पहली लाइन होगी। उसके बाद हमने क्या देखा? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण देखा। अब प्रकाश संश्लेषण को समझो अच्छे से, ठीक है। तो पौधों का भोजन बनने का प्रोसेस आप सभी जानते हैं। पौधों का भोजन बनने का प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण असल में एक उपापचय प्रक्रिया है मेरे भाई, ठीक है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय प्रक्रिया है मेरे भाई। समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूं? पौधों का भोजन बनाने का प्रोसेस, पौधे भोजन बनाने का जो प्रोसेस अपनाते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण से ही तो अपना खाना बनाते हैं। असल में एक उपापचय प्रक्रिया है मेरे भाई। अब उपापचय प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनाबोलिक बोलते हैं मेरे भाई। अब एनाबोलिक के बारे में समझो। अब आपको द माइंड में आएगा यार ये एनाबोलिक तो पता चल गया भाई, एनाबोलिक एक प्रक्रिया है। तो ये एनाबोलिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? तो ये समझो, जैसे छोटी छोटी चीजें। एनाबोलिक कहां लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, एनाबोलिक मेरे भाई, ठीक है। तो एनाबोलिक का मतलब आपको इतना याद रखना है, छोटी छोटी चीजों जैसे
पानी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CO2 मेरे भाई, को जोड़कर एक बड़ी और जटिल शर्करा, जटिल शर्करा, ये तो समझ रहे होगे ना, जटिल शर्करा, शर्करा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, और किसको बोलते हैं भाई, शुगर या ग्लूकोज, दोनों एक ही चीज होती है मेरे भाई, ठीक है, शुगर या ग्लूकोज मेरे भाई, शर्करा को ही बोलते हैं, ठीक है। बनाना, इसको क्या बोला जाता है, एनाबॉलिक बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इनको जोड़कर एक बड़ी और नई शर्करा बनाना, उसको क्या बोला जाता है, एनाबॉलिक बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, आगे ही होना यहां तक बात में, उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। कहां तक प्रक्रिया होगी हमारी, एनाबॉलिक तक होगी, उसके बाद हम चलते हैं, आपने एक शब्द यहां पे देखा केल्विन चक्र मेरे भाई, तो केल्विन चक्र भी देख लेते हैं, केल्विन चक्र क्या होता है। तो भाई पौधों की फैक्ट्री 2 शिफ्ट में काम करती है, सिर्फ इतना समझो, यहां पे क्या लिखा गया, केल्विन चक्र। केल्विन चक्र का मतलब क्या है, पौधों की फैक्ट्री, अभी बताता हूं रुको, पौधों की फैक्ट्री 2 शिफ्ट में काम करती है। जैसे हम इंसान हैं, अब जैसे कोई कंपनी होती है मेरे भाई, कंपनी में जो है डे में भी काम करते हैं और नाइट में भी काम करते हैं, देखा है ना। तो बस वैसे ही जो पौधों की फैक्ट्री होती है ना, वो दो शिफ्टों में काम करती है, उसी को केल्विन चक्र बोला जाता है मेरे भाई। अब आगे सुनो, ठीक है। पौधों की फैक्ट्री को, पौधे की जो फैक्ट्री है वो 2 शिफ्ट में काम करती है। पहले क्या होता है, डे शिफ्ट, सुनो मेरे भाई, ठीक है। पहले कहां पे लिखूं, यहां पे लग जगह ही नहीं है, यहां पे लिख देता हूं डे शिफ्ट, ठीक है, डे शिफ्ट। तो डे शिफ्ट में क्या होगा, प्रकाशिक चरण होगा। डे में जाहिर सी बात है, डे में दिन होता है यार, ठीक है, दिन होता है, दिन होती है तो सूरज निकला होता है, जाहिर सी बात है। जब धूप खड़ी होती है तो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है, यहां पे लिखा होगा, ध्यान से पढ़ना। ये देखो, प्रकाशिक चरण में ग्रेना जल में टूटता है और अप्रकाशिक चरण में स्ट्रोमा CO2 अपचयन होता है। जाहिर सी बात है, अभी 2 शिफ्टों मैंने बात की ना, तो पहली जो शिफ्ट थी ना उसमें ग्रेना में टूट रहा है, यानी कि प्रकाशिक सूरज के प्रकाश में, और दूसरा जो है ये प्रक्रिया जो हो रही है ना अप्रकाशिक चरण में, यानी कि ये नाइट के शिफ्ट में हो रही है। अभी बताऊंगा। डे की शिफ्ट में हमने बात की, दिन की बात हो रही है, ठीक है, प्रकाशिक जब सूरज निकला होता है, जब धूप खड़ी होती है तो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है, यह पानी के अणु टूटते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां पानी के अणु टूटते हैं, मतलब इस शिफ्ट में जो है ना, इस शिफ्ट में यहां पानी के अणु टूटते हैं, पानी के अणु टूटते हैं, ठीक है। बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, सारी चीजें नीचे लिखी है, टूटते हैं। अब दूसरा हिस्सा कौन सा, दूसरा हिस्सा मैंने क्या बताया था, नाइट शिफ्ट बताई थी, नाइट शिफ्ट। बस ये समझाने का आपको तरीका यार, और कुछ नहीं है। पर नाइट शिफ्ट का क्या मतलब था, अप्रकाश, यानी कि रात वाली अंधकार अभिक्रिया, अंधकार। अंधकार यानी कि रात की ये बात कर रहा है। तो रात को आप सभी जानते हैं धूप तो होती नहीं है, जब धूप नहीं होती है तो क्लोरोप्लास्ट का अंदरूनी लिक्विड वाला हिस्सा, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, काम संभालता है मेरे भाई। आई बात समझ में, दिन और रात की प्रक्रिया है, पौधे की ये बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ऐसे समझना, एक कंपनी है जो दोनों शिफ्टों में काम करती है, कुछ आदमी दिन में काम करते हैं और कुछ आदमी जो है रात को काम करते हैं। जो आदमी दिन में काम करते हैं ना, वो आदमी पानी के अणु टूटते हैं। तो यहां पर जो है, दो दिन में काम करते हैं ना, यहां पर पानी के अणु टूटते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज निकला होता है। जो बंदे नाइट में काम करते हैं, यहां पे सूरज तो होता नहीं है, तो सूरज नहीं होता है तो पानी के अणु टूटेंगे नहीं। तो यहां पर काम कौन संभाल लेता है, नाइट शिफ्ट में काम कौन संभाल लेता है मेरे भाई, स्ट्रोमा काम संभाल लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो स्ट्रोमा काम संभाल लेता है, काम संभालता है। यहां CO2 कूट पीस कर जो है शर्करा में बदल जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो नाइट के समय जो जब स्ट्रोमा काम संभालता है ना, तो क्या होता है मेरे भाई, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कूट कर शर्करा में बदल देता है मेरे भाई। देखा ना हमने यहाँ पे, कहाँ गया वो, स्ट्रोमा में CO2 का अपचयन होता है। बस इतनी सी बात है। यहां पर नहीं समझ आया जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज जो नीचे लिखा है ना उसको ध्यान से देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और इस पूरे चक्र को क्या बोला जाता है मेरे भाई, केल्विन चक्र बोला जाता है। आई बात समझ में। अभी हमने पौधों की दो शिफ्टों के बारे में चर्चा की ना, डे और नाइट, और उनके अंदर जो कार्य होता है, काम होता है, उस पूरे चक्र को क्या बोला जाता है मेरे भाई, केल्विन चक्र बोला जाता है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है आपको समझ आई होगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और यहां पे एक चीज और लिखी गई थी, रिबोलेस बाईफास्फेट की उपस्थिति वाले इस चक्र को। तो इसका क्या मतलब है मेरे भाई, इस पूरी प्रक्रिया को, जो अभी हमने पूरी प्रक्रिया देखी ना डे और नाइट की,
तो इस पूरी प्रक्रिया को केल्विन चक्र कहा जाता है, जो रिबुलेवस फास्फेट नामक केमिकल की मौजूदगी में मुमकिन हो पाता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, रिबुलेस बाईफास्फोरेट मेरे भाई, ये क्या है, ये केमिकल है मेरे भाई एक प्रकार का, और इसी की मौजूदगी के कारण जो है ये सारी प्रोसेस हो पाती है। तो याद रखना, क्या पता ये तत्व ही पूछ ले आपसे मेरे भाई, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ ले मेरे भाई, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी सहायता से जो है पौधों में डे और नाइट जो है दोनों प्रकार की जो है प्रोसेस हो पाती है। तो याद रखना, रिबुलोसोम बाईफास्फोरेट जो है ऐसा जो है मेरे भाई केमिकल है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब सरल भाषा में यहां पे आपको समझाता हूं। जीव विज्ञान की उस सुंदर शाखा का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ हरियाली फैलाती है। नाम है वनस्पति विज्ञान। आगे चलो, इसको बॉटनी कहते हैं। सबसे पहले इसके जनक का नाम सीधे दिमाग में ठोक लो, वैज्ञानिक थियोफ्रोस्ट। अब पौधे के भोजन बनाने की मशीन यानी कि प्रकाश संश्लेषण का असली सच सुनो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पौधों का जो खाना बनता है वो किससे बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है ना। तो आगे सुनो मेरे भाई, यह एक उपचय एनाबोलिक क्रिया है जिसमें छोटी चीजें मिलकर बड़ी शर्करा बनाती हैं। इसके दो भाग होते हैं। जब धूप खिली होती है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले हिस्से में पानी टूटता है जिसे प्रकाशिक क्रिया कहते हैं, और जब धूप नहीं होती है तो अंदर के लिक्विड यानी कि स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को कूटकर शर्करा बनाई जाती है। रिबोलोसम बाईफॉस्फेट की मौजूदगी में चलने वाले इस पूरे जादुई चक्र को वैज्ञानिक केल्विन चक्र कहते हैं मेरे भाई। एक ही चीज थी, बस सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है मेरे भाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई ना, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। सिंपल सा बात है, बस इतना सा याद रखना। पौधा क्या है, पौधा एक फैक्ट्री है मेरे भाई, ठीक है। पौधा एक फैक्ट्री है, और इस पौधे की फैक्ट्री में जो है दो बार काम होता है। एक तो डे में काम होता है और एक नाइट में काम होता है मेरे भाई, ठीक है। डे में जो काम होता है वो प्रकाश संश्लेषण की मौजूदगी में काम होता है। वहां पर जो क्या होता है, ग्रेना वाले हिस्से में जो है पानी टूटता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी में, और उसके बाद प्रकाश की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। उसके बाद जब धूप नहीं होती है तो अंदर की लिक्विड यानी कि स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को कूटकर जो है शर्करा यानी कि शुगर या फिर ग्लूकोज बनाई जाती है। और ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, ये रिबुलोस 5-फास्फोट के जो है इसके कारण होती है मेरे भाई, ठीक है। इसके कारण जो है, केमिकल के कारण ये सारी प्रोसेस होती है, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, केल्विन चक्र जो है बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं भाई आगे, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पे क्या बोला गया है, लाल रंग बोला गया है, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लाल रंग का जादुई प्रकाश और शैवालों की ऑक्सीजन फैक्ट्री। अच्छा, आप आज तक आपने ये चीज सुनी होगी, जो हमारे अमेजन के रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, हमारे जो पृथ्वी का फेफड़ा किसी का बोला जाता है, पता है किसी को? सबको पता होगा, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोला जाता है, यानी कि जो पूरे हमारा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में, वहां पर सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कौन बनाता है? वो कौन बनाता है मेरे भाई? तो वो कौन बनाता है? अमेजन के रेन फॉरेस्ट बनाता है। सुना है ना, अमेजन के फॉरेस्ट मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे ना कि फिल्ट्रेशन कौन करता है, फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो ये जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट है ना, ये काम क्या करते हैं? यकीनन ये प्रोडक्शन करते हैं, वायु का प्रोडक्शन करते हैं, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अगर आपसे ये पूछे ना कि भाई प्रोडक्शन कौन करता है, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो कौन करता है मेरे भाई? शैवाल करते हैं। आगे से ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो के अंदर यहां पर जो लिखा है ना, इसके बारे में सारी डिटेल से बताऊंगा, सारा कुछ आपको समझ आएगा मेरे भाई। पहले एनसीईआरटी की जो है हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी क्या बोलती है? संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है मेरे भाई। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक तेज गति से होती है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आए ना कि रंग जो कौन सा रंग है खाना पकाने की मशीन को सबसे तेज चलाता है, क्वेश्चन क्या मैंने पूछा आपसे, क्वेश्चन मैंने पूछा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन सा रंग खाना पकाने की मशीन में, खाना पकाने की मशीन को सबसे तेज चलाता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? आप आंसर लाल रंग बताओगे मेरे भाई, ठीक है, लाल
रंग बताओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, संश्लेषण की प्रक्रिया। संश्लेषण तो वही है ना, खाना बनाने की प्रक्रिया को ही तो संश्लेषण बोला जाता है। लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे देखो, आगे अगली लाइन देखो, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पादित की जाती है। उत्पादित यानी कि प्रोडक्शन की जाती है। प्रोडक्ट बनाना क्या कहते हैं, उत्पादित करना मेरे भाई। तो याद रखना, आगे से कभी आप ये सोचो कि 33% तो ऑक्सीजन जो है बनाते हैं हमारे अमेजन के रेन फॉरेस्ट। कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर है। ब्राजील 2-3 देशों के अंदर फैला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना अगली बार जो है 33%। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो शैवाल होते हैं ना समुद्र के अंदर, जो हरी हरी काई लगी होती है, सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन शैवाल करते हैं मेरे भाई। ये चीज याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, हम अक्सर सोचते हैं कि अमेजन के जंगल जो है दुनिया की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है, तो शैवाल, जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एल्गी बोला जाता है। इनके द्वारा ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस की जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में, ये चीज याद रखना। अब परीक्षा का फैक्ट एक चीज और आपको बता देता हूं, पानी में तैरने वाली ये बारीक जो काई होती है ना, आप सभी जानते हैं, ये जो काई होती है यही होती है ना, पानी में तैरती है, हरी हरी काई होती है, देखा होगा आपने। पूरी दुनिया की ऑक्सीजन का सप्लाई मुख्य स्रोत है मेरे भाई। ये चीज याद रखना। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। बस एक चीज, 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा होल्ड रखना प्लीज। चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है। ठीक है, अब सरल भाषा देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है यहाँ पे सरल भाषा। ठीक है, अच्छा एक चीज और थी यहाँ पे, ये शब्द और है कैरीटिनियोड मेरे भाई। वर्णक पौधों को बैंगनी किरणों से जो है रक्षा प्रदान करता है। आपने देखा है, हमारे जो हम इंसान है, हमको भी जो है सूर्य से किरण मिलती है, वहां से भी खतरनाक किरणें आती हैं। हमको भी किरणों से कोई ना कोई बचाता है, क्योंकि अगर सूर्य की खतरनाक पैराबैंगनी किरणें सीधे हमारे त्वचा पर लग गई तो हमें कैंसर हो सकता है। पता है ना, कौन हमारी त्वचा को जो है कैंसर होने से बचाता है, कौन सा सुरक्षा कवच, ओजोन बताता है ना। चलो बताना थोड़ा सा इस बारे में। ठीक है, ऐसे ही जो है पौधे भी होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पौधों को जो है सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से कौन बताता है, उसके बारे में सुन लो मेरे भाई। ठीक है, तो पौधों का सुरक्षा कवच क्या है, पौधों के अंदर एक कैरीटिनियोड नामक एक वर्णक होता है मेरे भाई। ये जो लिखा है ना कैरीटिनियोड वर्णक, ये एक वर्णक है मेरे भाई, जो कहां पर होता है, पौधों के अंदर होता है मेरे भाई। जो क्या काम करता है, बॉडीगार्ड की तरह काम करता है मेरे भाई। पौधों को जो है बॉडीगार्ड इसको बोला जाता है। अगर आपसे पूछे पौधों का बॉडीगार्ड किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे कैरीटिनियोड को जो है, वर्णक को जो है पौधों का बॉडीगार्ड बोला जाता है मेरे भाई। काम क्या करता है, तो सूरज की खतरनाक जो पैराबैंगनी यूवी किरणें होती है ना, उनको सोख कर यानी कि एब्जॉर्ब करके जो है पत्तियों को जलने से ये बचाता है। ये इसका काम होता है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलो अब सरल भाषा देख लेते हैं फटाफट से। एग्जामिनर का एक ही बड़ा पसंदीदा गूगली सवाल सुनो। अगर वो पूछे कि पौधे किस रंग की धूप में सबसे तेज खाना पकाता है, तो आंख बंद करके लाल रंग जो है टिक मार देना मेरे भाई। लाल बत्ती में प्रकाश संश्लेषण सुपर फास्ट होता है। और एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड सुनो, हम सोचते हैं कि दुनिया की सारी ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों और पेड़ों से आती है, पर सच यह है कि पूरी पृथ्वी की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पानी में तैरने वाले बारीक शैवाल, कहा गया, काई, शैवाल, एल्गी पैदा करते हैं। पौधों के अंदर जो कैरीटिनियोड नाम का बॉडीगार्ड वर्णक होता है, वो सूरज की खतरनाक पैराबैंगनी किरणों को सोख कर जो है एब्जॉर्ब करके पत्तियों को जलने से जो है बचाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, भाग 2 कह रहा है यीस्ट का मुकुलन और केला चमेली का कायिक परिवर्तन। मैंने बताया था ना कायिक परिवर्तन के बारे में, ये शब्द थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। कायिक परिवर्तन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रंध्र की बात कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं पौधों का श्वसन और अलैंगिक जनन की ट्रिक्स मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। एनसीईआरटी क्या बोलती है, पादपों में श्वसन विसरण द्वारा रंध्रों, मतलब विसरण द्वारा रंध्रों, वात्र रंध्रों व उपत्वचा के द्वारा होता है। कहने का क्या मतलब है, ये लाइन कह रही है, अब आपको जो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, वहां पे आपको ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी मेरे भाई। ये तो मैं हूं जो आपको इतनी सरल भाषा में यहाँ पे बता भी रहा हूं, बोल बोल कर भी बता रहा हूं और लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये पीडीएफ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरी सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कहता ये पूरी सीरीज देखने के बाद जो है 15 में से 15 आप ले लोगे ग्रुप डी के अंदर मेरे भाई, या फिर जो है हरियाणा पुलिस के अंदर मेरे भाई, लेकिन इतनी शॉर्ट आप जरूर दे सकता हूं। 11 से 12 क्वेश्चन आप जो है कॉन्फिडेंस से जो है बिल्कुल ठीक करके आओगे, वो भी ऐसे ऐसे मेरे भाई। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। 11 से 12 क्वेश्चन जो है बहुत हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 3 क्वेश्चनों में से तुक्का मारोगे ना, तो उम्मीद है कि 1 या 2 क्वेश्चन जो है
आपके ठीक भी हो जाएंगे। वो कहावत सुनी है ना आपने, भगवान भी किस्मत भी किसका साथ देती है, बहादुरों का साथ देती है। तो यहां पर आप बहादुर बनोगे ना, 11 से 12 क्वेश्चन ठीक करके आओगे, निचोड़ याद करके ले जाओगे, साइंस को पूरा रगड़ दोगे 2 से 3 बार, तब जाके वो जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो आप तुक्का मारोगे ना, वो भी तुक्का एक कहने वाली बात है, तुक्का मार रहे हो, लेकिन वहां पे मैं नहीं मानता कि आप तुक्का मार रहे हो। तुक्का क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि जब आपने चीजें इतनी डिटेल से पढ़ी होती ना, तो चीजें आप एलिमिनेट करना समझ जाते हो। जो 4 ऑप्शन, एक सेकंड होल्ड रखना प्लीज। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था मेरे भाई, क्या कह रहा था, आप भूल गया ना मैं। देखो 11 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ से ठीक कर जाओगे, और जो है कंप्लीट तो देखो, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो बाकी 1 से 2 से 3 क्वेश्चन बच गए ना, तो जो ये आप तुक्का मारोगे, ये यहाँ पे तुक्का मैं नहीं मानता कि आप तुक्का मारोगे। जब आपने किसी सब्जेक्ट को इतना डिटेल से पढ़ा है ना, जितना मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप तुक्का नहीं मारते, वहाँ पे क्या करते हो, एलिमिनेशन मेथड अपनाते हो मेरे भाई, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अपनाते हो। ये मेथड जो है कौन अपनाते हैं, तो जो यूपीएससी और पीसीएस वाले बच्चे होते हैं ना, वो इस मेथड को अपनाते हैं। वो ये नहीं देखते कभी भी कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, वो ये देखते हैं कि इस, जैसे कि ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, वो बच्चे क्या देखते हैं कि यार मुझे ये 2 ऑप्शन तो पता है अच्छे तरीके से, ये ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं हो सकते। फिर वो काम कर किस पे करते हैं, इन 2 ऑप्शनों पे काम करते हैं। इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं मेरे भाई। और यकीन मानना, इतनी डिटेल से आप पढ़ लोगे ना, तो बाकी 2 ऑप्शन भी आप एलिमिनेशन के मेथड से बिल्कुल सही ही करके आओगे मेरे भाई। तो चांसेस है 13 से 14 क्वेश्चन आप इजीली ठीक कर ले जाओगे। बस धैर्य रखना सीखो, पेशेंस बनाए रखो, और पढ़ते रहो मेरे भाई। कोई भी दिन आपको जो है वेस्ट नहीं करना है, कोई घंटा आपको वेस्ट नहीं करना है। बस ये जो 3-4 महीने है ना, ये अपनी जी जान लगा दो मेरे भाई। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोल रहा है, पादपों में श्वसन विसरण द्वारा रंध्रों, वार्त रंध्रों व उपत्वचा के द्वारा होता है। ये कह रहा है कि जो पौधे होते हैं ना, उसके अंदर जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो इनके माध्यम से होती है। एक सेकंड होल्ड रखना प्लीज। चलिए आगे चलते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए आज मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं इसको। पादपों में श्वसन विसरण द्वारा रंध्रों, वातरंध्रों व उपत्वचा के द्वारा होता है। इस लाइन को पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आराम से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। इंसान, जो हम इंसान है ना, हमारी तरह पौधों में फेफड़े नहीं होते, जाहिर सी बात है। वे विसरण विधि से धीरे धीरे सांस लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। पौधे किससे सांस लेते हैं, पौधे विसरण विधि के द्वारा। हद होगी यार सच में। ठीक है, तो याद रखना, पौधों के अंदर फेफड़े नहीं होते। पौधे किस विधि के द्वारा सांस लेते हैं, पौधे जो है विसरण विधि के द्वारा सांस लेते हैं मेरे भाई। एक बात क्लियर हुई। अब देखो, सांस लेने के 3 दरवाजे होते हैं। पौधे की मैं बात कर रहा हूं, पौधों के अंदर जो है 3 दरवाजे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। पौधे के अंदर जो है 3 दरवाजे होते हैं सांस लेने के। कौन कौन से 3 दरवाजे होते हैं, नीचे भी लिखा था कौन कौन से दरवाजे होते हैं। एक तो होता है रंध्र मेरे भाई, ठीक है, एक तो होता है रंध्र। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वात रंध्र मेरे भाई, वात रंध्र होता है, वात्र रंध्र होता है। और तीसरा दरवाजा कौन सा है मेरे भाई, उपत्वचा होता है, ठीक है, उपत्वचा होता है। वैसे नीचे भी लिखा है, फिर भी एक बार बताते हैं। रंध्र क्या होता है, रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, उनको जो है रंध्र बोला जाता है मेरे भाई। वातरंध्र किनको बोलते हैं, तो वातरंध्र ये तने के ऊपर जो तना होता है ना, पेड़ का जो तना होता है, तनों के ऊपर बने छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मतलब कि जो टहनी होती है ना, टहनी, इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको वातरंध्र कहा जाता है। अब उपत्वचा क्या होता है, पौधों के बाहरी सतह से होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। उपत्वचा का क्या मतलब है, पौधों के जो बाहरी उपत्वचा होती है ना, उसी से जो है ये सारी प्रोसेस होती है। इन 3 दरवाजे के बारे में अच्छे से याद रखना, बाकी डिटेल से यहाँ पे भी लिखा है, ये बता देता हूँ, ठीक है। पेड़ पौधों के सांस लेने का तरीका इंसानों जैसा नहीं होता है, वे बहुत धीरे धीरे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जो है विसरण करते हैं, विधि से सांस लेते हैं। तने के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें वातररंध्र कहते हैं। पत्तियों पर रंध्र होते हैं, जहां से गैसें अंदर बाहर आती हैं। अब पौधों के बच्चे पैदा करने के तरीकों का पोस्टमार्टम करो। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया था, हमने यहीं तक पढ़ा था, ठीक है, उपत्वचा तक पढ़ा था। आगे चलते हैं, स्पाइरोगैरा शैवाल खंडन द्वारा और यीस्ट व हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना मेरे भाई, ये जो जनन करते हैं, जाहिर सी बात है ये भी अपनी जो है संख्या बढ़ाते हैं। जैसे हम इंसान अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं ना, शादी के बाद जो है
बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं ना ये भी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो ये जनसंख्या अपनी किस तरीके से बढ़ाती है, तो पेड़ पौधे और जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना जनसंख्या बढ़ाने के लिए कुछ अनोखे तरीके जो है ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक खंडन है और एक मुकुलन है। यहां पे देखो लिखा हुआ खंडन और मुकुलन, अभी आया था ना, कहाँ गया, देखो अभी दिखाता हूं कहाँ गया। अब पौधों के पोस्टमार्टम करो, कहाँ गया, अच्छा ऊपर था ना, ये रहा खंडन, शैवाल खंडन द्वारा और जो है यीस्ट हाइड्रा मुकुलन के द्वारा जो है जनन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब इनके बारे में बता देता हूं। खंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पानी की काई यानी कि स्पाइरोगारा होती है मेरे भाई। ठीक है, पानी की काई को क्या बोलते हैं, स्पाइरोगारा बोलते हैं। वह बीज से टूटकर दो टुकड़ों में बढ़ जाती है जिससे नया जीव विकसित हो जाता है। सिंपल सी बात है, इसी को बोला जाता है स्पाइरोगारा शैवाल खंडन, इसको बोला जाता है। दोबारा बताऊं, कोई नहीं, दोबारा बता देता हूं, सुनो। खंडन क्या है, यहां पे खंडन लिखा है ना, खंडन, तो याद रखना खंडन क्या होता है, वह प्रोसेस होती है जो बीज से टूटकर टुकड़ों में बट जाती है जिससे नया जीव जो है विकसित हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। मुकुलन, यहां पे लिखा था ना मुकुलन, ये रहा मुकुलन। तो मुकुलन के बारे में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग इसको बोलते हैं। यीस्ट और हाइड्रा में होता है ये जो बंडिंग होता है ना, बंडिंग, ये किस में होता है, स्पेशलिस्ट ये यीस्ट और हाइड्रा में होता है मेरे भाई। ठीक है, यीस्ट और हाइड्रा में होता है। इसमें शरीर पर एक छोटा सा मस्से जैसा उबार निकलता है मेरे भाई। ठीक है, इसके शरीर पर एक छोटा सा मस्सा, हमारे शरीर पर जो मस्सा सा ऐसा बिंदु नहीं निकलता, उस टाइप का जो है मस्सा सा निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नया जीव का जो है रूप ले लेता है मेरे भाई। आई बात समझ में, यही चीज यहां पे लिखी गई है। चलो आगे देख लेते हैं। अब पौधों के बच्चा पैदा करने के तरीके का पोस्टमार्टम करो। जो पानी की काई स्पाइरोगारा होती है वो बीज से टूटकर, मतलब याद रखना जो हरी हरी काई होती है ना, आपने पानी के अंदर देखी होगी ना हरी हरी काई, वो क्या करती है, बीज से दो टुकड़ों में टूट जाती है मेरे भाई। देखो क्या लिखा है, बीज से टूटकर दो टुकड़ों में बट जाती है, इसे खंडन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और जो हमारा यीस्ट व हाइड्रा होता है उसके शरीर पर एक छोटा सा मस्से जैसा उभार या फिर कमल निकल आता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर नया जीव बन जाता है। इस विधि को मुकुलन कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए फटाफट से जो है आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब छोटा सा बताने की जरूरत होगी क्या, नहीं बताने की जरूरत होगी ना, चलो आगे चलते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कायिक वर्धन। मैंने बोला था ना एक शब्द आएगा कायिक वर्धन, इसको जो है हम अच्छे से समझेंगे मेरे भाई। कायिक वर्धन क्या होता है, ठीक है, तो एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। क्या है, जड़ पेड़ पौधे की जड़, तना उसकी टहनियाँ व पत्ती उसके पत्ते से नया पौधा बनना कायिक परिवर्धन कहलाता है मेरे भाई। क्या कह रहा है, किसी भी पेड़ पौधे की जड़, तना वह पत्ती से अगर नया पौधा बन रहा है तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कायिक परिवर्तन जो है कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं दोबारा से बता देता हूं। जब किसी पौधे के किसी अंग, पौधे का अंग क्या होता है, जड़ हो गया, तना हो गया या फिर पत्ता हो गया, इससे अगर कोई नया पौधा विकसित किया जा रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, कायिक परिवर्तन जो है बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसके मुख्य उदाहरण क्या क्या होते हैं कायिक परिवर्तन के। उदाहरण की मैं अगर बात करूं, उदाहरण दिखा है क्या यहाँ पे, आलू लिखा तो है, ये देखो लिखा हुआ है, उदाहरण नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो देखो गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, चमेली हो गया और आलू, इसके मुख्य उदाहरण है मेरे भाई, मुख्य उदाहरण है मेरे भाई। ठीक है, इनमें बीज वाले पौधों की तुलना में पुष्प व फल कम समय में आने लगते हैं। ये आनुवांशिक रूप से बिल्कुल जनक पौधे के समान क्लोन होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। समय की बचत, जो बीज वाले पौधे की तुलना में इस विधि से उगाने पर पौधे जो है पौधे में फल जो है, फूल बहुत जल्दी आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं आगे भाई। यहाँ पे देख लेते हैं सरल भाषा क्या कह रही है। क्या आपने कभी केले या गुलाब का बीज देखा है, नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा ना, देखा नहीं होगा। जिन पौधों के पास बीज पैदा करने की ताकत खत्म हो जाती है, जिन पौधों के पास जो है बीज पैदा करने की ताकत खत्म हो जाती है, भगवान ने उन्हें एक वरदान दिया है। कौन सा वरदान दिया है, जिसे कायिक परिवर्तन जो है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं मेरे भाई। इसका सीधा पोस्टमार्टम यह है कि पेड़ के किसी भी अंग, जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गया, इनको काटकर मिट्टी में गाड़ दो तो नया पेड़ तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने औरों की तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, गन्ने को आपने देखा होगा मेरे भाई, गन्ने को सभी ने देखा होगा। किसी ने देखा है गन्ने का बीज लगाते हुए, नहीं देखा ना। वहां पे क्या करता है, गन्ने की जो एक वो होती है ना, यहाँ पे एक कट सा होता है, इसी को कट कर लगाया जाता है। इसी प्रोसेस की यहाँ पे बात की जा रही है मेरे भाई। दोबारा से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जिन पौधों के पास फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो, गन्ने के पास बीज पैदा करने की ताकत खत्म हो जाती है, यानी कि इसके पास अब ताकत नहीं है कि गन्ने का पौधा जो है बीज पैदा कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो। भगवान ने गन्ने को वरदान दिया है जिसे कायिक परिवर्तन कहते हैं। अब कायिक परिवर्तन जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, कायिक परिवर्तन क्या होता है, जो पौधा
तने से, जड़ से या फिर पत्ते से नया पौधा बना सकता है, उसी को कायिक परिवर्धन बोला जाता है। ठीक है, इसका सीधा पोस्टमार्टम सुनो। पेड़ यानी कि गन्ना के किसी भी अंग, गन्ने का अंग कौन सा है, तना हो गया, जड़ हो गया, को काटकर मिट्टी में गाड़ दो। क्या कह रहा हूं, जो गन्ना होता है ना, गन्ना खाने वाला, उसकी जड़ को काटकर मिट्टी में गाड़ दो तो नया पेड़ तैयार हो जाएगा, उसको पानी दोगे तो। सिंपल सी बात ये कहने की कोशिश कर रहा है। आई बात समझ में? आगे चढ़ो। जैसे हम गुलाब की कलम काटते हैं या गन्ने के छोटे टुकड़े जमीन में दबाते हैं, उसको पोर बोला जाता है। गन्ने का जो है पोर बोला जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, गन्ने का पोर जमीन में दबाते हैं तो इसका नया बड़ा फायदा यह है कि नया फल और फूल जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं, और बनाने में नया पौधा हूबहू अपनी मम्मी जनक पौधे की सगी फोटोकॉपी होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखा गया, पपीते का एक लिंगी पुष्प और अंड कोशिका का विवाह निषेचन मेरे भाई। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो पौधे होते हैं ना, पौधे वो एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे मैं बता देता हूं, ये यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पुष्प का वर्गीकरण मेरे भाई। ठीक है, पुष्प का वर्गीकरण। तो पुष्प का वर्गीकरण यानी कि किसी कैटेगरी में हम बांट रहे हैं पुष्पों को, यानी कि फूलों को। तो दो कैटेगरी होती है मेरे भाई, कौन कौन सी होती है? एक लिंगी होती है। ठीक है, एक लिंगी होती है, और दूसरी कौन सी होती है मेरे भाई? दूसरी उभयलिंगी होती है। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? उभयलिंगी। उभयलिंगी। अब इनकी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। एक लिंगी पुष्प क्या होता है, तो इनमें केवल पुंकेश्वर यानी कि नर या स्त्रीकेश्वर यानी कि मादा में से कोई एक ही जनन अंग होता है मेरे भाई। याद रखना, एक लिंगी का मतलब क्या होता है, एक लिंगी के अंदर यानी कि एक तो ये पौधा लगा लो और एक ये पौधा लगा लो, तो इनमें से मेरे भाई नर और मादा में कोई एक ही जनन अंग होता है। या तो ये मेल होगा तो ये फीमेल होगा, और ये फीमेल होगा तो ये मेल होगा। आपने पपीते के पेड़ देखे, पपीते के पेड़, उसमें जो है कुछ पेड़ जो है जिनके ऊपर पपीते लगे होते हैं, ऐसे ऐसे पपीते लगे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो क्या है, मादा है मेरे भाई। एक लिंगी पौधा तो है लेकिन वो मादा पपीता का पेड़ है मेरे भाई। और जिन पर पपीते नहीं लगते वो क्या है, वो पुरुष है मेरे भाई, वो मेल है मेरे भाई। आई बात समझ में? बस इतनी सी बात यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है। और जो पपीते का पेड़ होता है वो क्या होता है, एक लिंगी जो है पेड़ होता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद उभयलिंगी की बात सुनो। इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही फूल में मौजूद होते हैं। समझ तो रहे होगे ना आप उभयलिंगी का मतलब क्या है? उभयलिंगी और कौन सा था मेरे भाई? उभयलिंगी, अच्छा नीचे आएगा ना उभयलिंगी। और यहां पे क्या था मेरे भाई? एक लिंगी था ना। ये तो आप समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात है, ये आप याद रखना, बस देसी भाषा में समझा रहा हूं। एक लिंगी का मतलब क्या है? एक लिंगी का ये मतलब है, एक ये पेड़ लगा लो, एक ये पेड़ लगा लो, ये अलग होगा, मेल पेड़ अलग होगा और फीमेल पेड़ अलग होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन उभयलिंगी के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही पेड़ होगा, इसी के अंदर मेल भी होगा और इसी के अंदर फीमेल भी होगा, सिंपल सी बात है, बस इतना सा याद रखना। आई बात समझ ले, यही मतलब है एक लिंगी और उभयलिंगी का। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उभयलिंगी जो पुष्प की हम बात कर रहे थे ना, कहाँ गया उभयलिंगी, ये रहा। उभयलिंगी पुष्प की हम बात कर रहे थे, तो इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग जो है एक ही फूल में मौजूद होते हैं, जैसे कि गुड़हल और सरसों। इसके भी एग्जाम्पल याद रखना, गुड़हल और सरसों मेरे भाई। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पॉइंट अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो, पुष्प पादप का जनन भाग है मेरे भाई। पुष्प यानी कि फूल की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, फूल की बात कर रहे हैं, तो फूल जो है ना, फूल पादप यानी कि पेड़ का जनन भाग है मेरे भाई। ठीक है, एक लिंगी पादपों में केवल पुंकेश्वर यानी कि मेल, स्त्रीकेश्वर यानी कि फीमेल में कोई एक ही होता है मेरे भाई। जैसे कि पपीता और तरबूज का पेड़ जो है वो एक लिंगी होता है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। उभयलिंगी में दोनों होते हैं। उभयलिंगी पेड़ जो होते हैं ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पेड़ के ऊपर होते हैं। इसके एग्जाम्पल है गुड़हल का पेड़ और सरसों का पेड़। पुंकेश्वर मेल नर जनन अंग जिसमें परागकोश से पीले परागकण बनते हैं। स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है जिसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सरल भाषा में सुनो। ठीक है, पेड़ का सबसे सुंदर हिस्सा यानी कि पुष्प ही उसका असली लव स्टेशन या जनन अंग है मेरे भाई। फूल दो बिरादरी के होते हैं। पहला एक लिंगी जिसके पास या तो सिर्फ लड़का होगा या फिर सिर्फ लड़की होगी, जैसे पपीता और तरबूज मेरे भाई। तभी तो पपीता के कुछ पेड़ों पर कभी फल नहीं आते क्योंकि वे नर पेड़ होते हैं। दूसरा वह उभयलिंगी जिसके पास लड़का और लड़की दोनों एक ही फूल में बैठे होते हैं, जैसे सरसों और गुड़हल। अब दूल्हे राजा का नाम सुनो, पुंकेश्वर और नर अंग है जिसके सिर पर पीले रंग का परागकण बनते हैं, उन्हें दुल्हन नामक स्त्रीकेश्वर, यह मादा अंग है जिसके सिर पर एक चिपचिपी चौकी होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं मेरे भाई। बताओ क्या समझ नहीं आया?
सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में बोल दिया है, सब बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पे लिख दिया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे क्या कहा गया है 6 पॉइंट में, परागकण, निषेचन और अंडाशय का फल बनना मेरे भाई, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है देख लेते हैं। परागकण, सबसे पहले आपको परागकण का पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। परागकणों को पुंकेश्वर से वातिकाग्र तक जाना परागकण कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। परागकण क्या है, परागकण का पुंकेश्वर, पुंकेश्वर हमने क्या देखा था, मेल नाम दिया था। वातिकाग्र तक जाना परागकण कहलाता है मेरे भाई। अब सिंपल भाषा में सुनो क्या है, परागकणों का पुंकेश्वर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है मेरे भाई, परागकण कहा जाता है। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है। यदि यह प्रक्रिया उस फूल पर हो तो स्व परागकण और दूसरे फूल पर हो तो पर परागकण कहलाता है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, मतलब कि एक ही फूल पर जिस पर मेल है और फीमेल है, अगर एक ही पर फूल पर मेल और फीमेल है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्व परागकण बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। स्व परागकण। अलग अलग पेड़ है, जैसे कि पपीता का हमने देखा था, ये मेल का पेड़ है और ये पपीता का फीमेल का पेड़ है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको पर परागकण बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है उसी फूल पर हो तो स्वपराग और दूसरे फूल पर हो तो पर परागण, जैसे कि वायु, जल, अजैविक और पक्षी, चमगादड़, घोंगा इसके कारक है मेरे भाई। निषेचन के बाद बीजांड जो है बीज बनता है और अंडाशय तीर से बढ़कर जो है फल बनाता है मेरे भाई। इसको सरल भाषा में पढ़ते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो सरल भाषा में पढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा और आपको समझ आएगा। ये देखो, जब दूल्हा, देखा परागकण का, यहाँ पे देखो परागकण मैंने बताया था ना, तो परागकण को मैंने बिल्कुल आसान भाषा में अब आपको समझ आएगा। देखो परागकण का मैंने क्या नाम दिया है, दूल्हा, ठीक है। अभी आप पेड़ पौधों को दिमाग से निकालो, अपने दिमाग में क्या एक सीन क्रिएट करो, क्या सीन क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हो रही है, किससे हो रही है, जाहिर सी बात है लड़की से शादी होगी ना, तो अपने दिमाग में एक क्रिएट करो, जब दूल्हा यानी कि आप हवा, पानी या किसी भोरे की पीठ पर बैठकर, मान के चलो घोड़े की पीठ पर बैठकर, ऐसे समझ लो घोड़े की पीठ पर बैठकर, तो यहाँ पे भोरे की पीठ पर बैठकर क्या प्रक्रिया करता है, ये पेड़ पौधे की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको इंसानों की लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। क्या कह रहा हूं, दोबारा से आओ फटाफट। जब दूल्हा यानी कि आप क्या हो, परागकण हो, हवा, पानी या किसी भोरे की पीठ पर यानी कि घोड़े की पीठ पर बैठकर दुल्हन की चौकी, यानी कि चौकी क्या है, वर्तिकाग्र है, तक पहुंचते हो। यानी कि जब आप क्या हो, आप मेल हो, आप घोड़े पर बैठकर, मतलब कि घर पे तैयार होकर घोड़े की पीठ पर बैठकर कहां पर जाते हो, दुल्हन के घर तक, मंडप के जहां पर वो चौकी में बैठी होती है ना, वहां तक जाते हो ना। इस पूरी प्रोसेस यानी कि इस पूरी यात्रा को क्या बोला जाता है, इस पूरी यात्रा को मेरे भाई परागकण बोला जाता है। बस सिंपल सी बात है, ये परागकण का जो है मतलब था मेरे भाई। आई बात समझ में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। अब आगे सुनो, अगर हवा से काम हो तो अजैविक है, ठीक है। अगर हवा से काम होता है तो अजैविक है। अगर चमगादड़, घोंगा या मधुमक्खी कुरियर बॉय का काम करते हैं, मतलब कि ले जाने का काम की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आपको तो घोड़ा ले गया, लेकिन पेड़ पौधों में ये कैसा होता है, अगर जो है हवा से ये परागकण होएगा तो उसको अजैविक बोलते हैं। अगर चमगादड़ से ये प्रोसेस बनेगी तो प्रोसेस, चमगादड़, घोंगा या मधुमक्खी से ये प्रोसेस बनेगी तो उसे क्या बोला जाता है, जैविक कारक बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण से एक पतली सुरंग, पराग नलिका, नीचे अंडाशय तक जाती है, जहां नर और मादा युग्मक आपस में विवाह यानी कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन करते हैं। एग्जाम का सबसे पक्का सवाल सुनो, निषेचन खत्म होते ही फूल की पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती हैं और अंदर का जो छोटा बीजांड है वो बीज बन जाता है और जो पूरी बाहर की फूली हुई दीवार अंडाशय है वो पककर रसीला फल बन जाती है मेरे भाई। समझ आया, फल कैसे बना, तो ऐसे फल बनता है मेरे भाई। एक बार में शायद आपको समझ ना आए, यकीन मानना 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, पीडीएफ को पढ़ लेना, यकीन मानना ये एनसीईआरटी की कंप्लीट किताब करवा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक, जो कि हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। आप कोई भी एनसीईआरटी की किताब उठा लेना जिसमें 6 से 8 तक आपको सारे चैप्टर एनसीईआरटी दी होगी ना, यकीन मानना ये जो 30 चैप्टर करवाइए ना, सारे आपको सीक्वेंस वाइज वहां पे मिलने वाले। या तो आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो या ये 30 चैप्टर का जो है वीडियो सीरीज देख लेना, दोनों कर लेना, एक कर लेना। लेकिन आई बात समझ में, लेकिन एक और बात, एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम कर लेना, ये जरूर कहूंगा। एक बार करने से चीजें याद नहीं रहती, थोड़ा सा विश्वास किया करो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जब ये निषेचन खत्म हो जाता है ना, फूल मेल और फीमेल का जो है निषेचन खत्म हो जाता है, तो फूल की जो पत्ती होती है ना वो मुरझाकर गिर जाती है और अंदर छोटा बीजांड है वो बीज बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भाग 4 को देख लेते हैं फटाफट से।
यहाँ पे देख लेते हैं एथिलीन का गैसीय फल पाचक और IAA खरपतवार नाशक, ऑक्सीन और जिब्रेलिन। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पादप हार्मोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पादप जो हार्मोन होते हैं, जैसे हम इंसानों के शरीर में हार्मोन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, ऐसे ही जो है भाई पेड़ पौधे के अंदर भी जो है हार्मोन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीन और जिब्रेलिन लंबाई और वासंतीकरण के मास्टर हैं मेरे भाई, ठीक है। वासंतीकरण क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है। वासंतीकरण क्या होता है, एक प्रोसेस होती है मेरे भाई, समय से पहले किसी चीज को तैयार करना, उसको वासंतीकरण कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। पादप हार्मोन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले यहां पे याद रखो ऑक्सीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं, फिर डायरेक्ट हम चलते हैं आगे। ऑक्सीन, तो ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई, इंडोल एसिटिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। यहां पे देखा था ना आपने, IIA लिखा था, कहां गया रे, ये नहीं था, ये था, अभी तो पढ़ाई नहीं ना, ये शुरू नहीं किया। ये देखो IAA लिखा है ना, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीन। ऑक्सीन का मतलब क्या है, IIA, इसका रासायनिक नाम क्या है, इंडोल एसिटिक, IAA, ठीक है, IIA, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इंडोल एसिटिक। एसिटिक कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एसिटिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है भाई, ये रासायनिक नाम भी इसका याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीन जो हार्मोन है, पादप हार्मोन है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इंडोल एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। यह पौधों के अग्रछोर यानी कि बिल्कुल ऊपर चोटी, अग्रभाग, ठीक है, पौधों का जो अग्र छोर होता है ना, यानी कि उसकी जो ऊपर की जो चोटी होती है, उसकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है मेरे भाई ये ऑक्सीन मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीज क्लियर है, आगे चलते हैं। और एक और चीज याद रखना, इसके अंदर जो अनिषेक फलन यानी कि बिना बीज वाला फल बनाने और खेतों से खरपतवार को नष्ट करने में भी जो है ये काम आता है मेरे भाई ऑक्सीन, ठीक है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं, जिब्रेलिन को देख लेते हैं। यहां पे देख लेते हैं जिब्रेलिन को देख लेते हैं। तो जिब्रेलिन के बारे में आपको क्या याद रखना है, फलों और फूलों का आकार बढ़ाने का काम करता है ये जिब्रेलिन मेरे भाई, ठीक है। फूलों और फलों का आकार बढ़ाने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। फलों और फूलों का आकार बढ़ाने का काम करता है और वासंतीकरण की प्रक्रिया द्वारा 2 साल की फसल को 1 साल में उगाने की क्षमता रखता है यही जिब्रेलिन मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ, जिब्रेलिन देखा था ना, डोंट वरी, यहां से भी आपको बताने वाला हूं। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा था, साइटोकाइनिन देखा था, यहां पे लिख देता हूं साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। तो ये क्या करता है मेरे भाई, 2 शब्दों से बना है साइटोकाइनिन। कौन कौन से शब्द, साइटो प्लस काइनिन। साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब कोशिका होता है मेरे भाई, यानी कि सेल होता है, और काइनिन का मतलब क्या होता है, विभाजन, यानी कि कोशिका का विभाजन। साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, कोशिका का विभाजन मेरे भाई, ठीक है। पौधों में कोशिका विभाजन की दर को तेजी से बढ़ाने का काम कौन सा करता है, साइटोकाइनिन करता है, बस सिंपल सी बात है, यही लिखा गया था इस पूरे जो है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। यहां से देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑक्सीन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल अग्र छोर की कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है। अनिषेचक फलन, बीज रहित फल व खरपतवार नष्ट करने में भी यह सहायक है, ऑक्सीन हार्मोन मेरे भाई, ठीक है। जिब्रेलिन युवा पत्तियों व बीजों में बनाता है, मतलब जिब्रेलिन क्या है, आकार बढ़ाता है, यह फलों का आकार बढ़ाता है और द्विवर्षीय पौधे को 1 वर्षीय बनाता है, यानी कि वासंतीकरण प्रोसेस के द्वारा जो है 2 वर्ष में जो चीज तैयार होनी थी ना, उसको 1 वर्ष में तैयार कर देता है। इसी को वासंतीकरण बोला जाता है मेरे भाई, जिसे वासंतीकरण जो है कहते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अभी देख के आए, मतलब कि साइटो का मतलब क्या है, कोशिका, और काइनिन का मतलब क्या है, विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन के द्वारा आगे की प्रोसेस करना, उसको साइटोकाइनिन बोला जाता है, ठीक है। यहां से फटाफट चलते हैं। अब पौधों की नसों में दौड़ने वाले रसायनों यानी पादप हार्मोन्स का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला है ऑक्सीजन, इसका असली रासायनिक नाम रट लो, इंडोल एसिटिक अम्ल। यह पौधे की बिल्कुल चोटी अगर छोर पर बैठा है और उसे ऊपर की तरफ खींचकर लंबा करता है। यह बिना निषेचन के बीज रहित फल, जैसे बिना बीज का अंगूर बनाने का काम करता है और खेतों में खरपतवार को भस्म कर देता है। दूसरा भाई है जिब्रेलिन, इसका काम है फलों और फूलों के साइज को बड़ा करना। बाजार में जो बड़े बड़े अंगूर और सेब कहाँ गया, सेब दिखते हैं, उन पर इसी का छिड़काव होता है। यह 2 साल की फसल को 1 साल में ही उगाने की जो है कला जानता है, जिसे विज्ञान में वासंतीकरण कहते हैं। तीसरा भाई है साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब है कोशिका और काइनिन का मतलब है विभाजन, यानी यह पौधों में धड़ाधड़ कोशिका विभाजन की दर को जो है बढ़ाता है मेरे भाई,
ठीक है, तीनों हार्मोन हमने देख लिए, पौधों के जो तीनों हार्मोन थे ना, तीनों के बारे में हम अच्छा सा पढ़ लिया है मेरे भाई। फिर भी एक जो है क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। ऑक्सीजन क्या काम करता है? लंबाई बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीजन, पेड़ को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या काम करता है? फल का साइज बड़ा करने और समय से पहले फसल पकाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? जिब्रेलिन है। और साइटोकाइनिन क्या है? कोशिकाओं की गिनती बढ़ाने वाला है मेरे भाई, ठीक है। पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका होती है ना, उसको बढ़ाने का काम क्या करता है? साइटोकाइनिन करता है। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं फटाफट से। आगे देख लेते हैं मेरे भाई एथिलीन, पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 क्या बोला गया? एथिलीन फलों को पकाने वाला इकलौता गैसीय वीआईपी हार्मोन फैक्ट्स है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? एबिसिसिक अम्ल है मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। एब्सिसिक अम्ल एबीए वृद्धि रोधक हार्मोन है मेरे भाई। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को वर्जित करता है या फिर बढ़ने नहीं देता? तो डायरेक्ट आपको बताना है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल वो हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है मेरे भाई, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण दर को कम करता है। प्रकाश संश्लेषण, जाहिर सी बात है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो पौधों को खाना नहीं मिलेगा, पौधों को खाना नहीं मिलेगा तो पौधों को जो है वृद्धि नहीं होगी, सिंपल सी बात है। और प्रस्तुति लाता है। एथिलीन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन जो है इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसीय यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का जो है कार्य करता है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आराम से भाषा में लिखा गया था, यहां पे सरल भाषा बता देता हूं। पौधों के विलेन हार्मोन से मिलो जो पौधों की वृद्धि को रोकता है। पहले हमने 3 हार्मोन देखे थे जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, उसके आकार को बढ़ाते हैं। अब पौधों के विलन है यानी कि पौधों को बढ़ने नहीं देते। 2 हार्मोन है। कौन कौन से 2 हार्मोन है? एक तो एब्सिसिक हार्मोन है और दूसरा कौन सा हार्मोन है? एथिलीन है मेरे भाई। चलो पढ़ लेते हैं। पहला है एब्सिसिक अम्ल, यह पौधे को बुढ़ापे की तरफ धकेलता है और बीजों को सोने के लिए सुला देता है, जिसे प्रस्तुप्ति कहते हैं। अब पूरी बॉटनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार आ रहा है जिसका नाम है एथिलीन। इस एग्जाम में सीधा सवाल सुनो, पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में उड़ता रहता है, वो एथिलीन है। इसका मुख्य काम है बागों में पेड़ों पर लगे फलों को मीठा करके प्राकृतिक रूप से पकाना मेरे भाई, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना। ये डायरेक्ट जो एथिलीन है ना, ये क्या काम करता है? पौधों को पकाने का काम करता है, पौधों को जो है मीठा करने का काम करता है मेरे भाई, एथिलीन, ठीक है। तो याद रखना एथिलीन और एब्सिसिक। एथिलीन गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपका डिटेल से चल रहा है मेरे भाई। और दूसरा कौन सा था? एथिलीन था मेरे भाई। ये पढ़ लो या एनसीईआरटी पढ़ लो, एक ही बात है मेरे भाई, ठीक है। तो एफसीसी कमल के बारे में आपको क्या याद रखना है? पौधे की ग्रोथ को रोकने वाला। पौधों लिखो ना, पौधों। और एथिलीन के बारे में क्या लिखेंगे? फल पकाने वाला गैसीय जादूगर। फल पकाने वाला आई बात समझ में? बस इससे आगे कुछ नहीं जाना। आगे चलते हैं भाग 5 और पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। दीप्ति कालिता, ठीक है। दीप्ति कालिता और पौधों के 17 वीआईपी पोषक तत्व मेरे भाई। जैसे हम पढ़ के आए थे पहले कि हमारे शरीर को जो है ताकत लेने के लिए क्या प्रोटीन की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, वसा की जरूरत होती है ना, ऐसे ही पौधों के भाई 17 वीआईपी होती हैं चीजें, ठीक है। उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट? तो चलो करते हैं स्टार्ट। एनसीईआरटी क्या बोलती है? गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में दीप्ति कालिता की खोज की मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले दीप्ति कला के बारे में सुन लो मेरे भाई। दीप्ति कला का क्या मतलब होता है? पौधों के फूलने पर सूर्य के प्रकाश की अवधि का जो असर पड़ता है उसे दीप्ति कला कहते हैं मेरे भाई। लिखना पड़ेगा क्या? लिख देता हूं, ये जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। दीप्ति कैसे लिखेंगे? दीप्ति यहां पे है ना, दीप्ति कालिता। तो दीप्ति कला से आप क्या समझते हो? पौधों के फूलने, वैसे तो ये चीजें नीचे भी लिखी थी यार, चलो कोई बात नहीं। फूलने से सूर्य के प्रकाश की अवधि, सूर्य के प्रकाश की अवधि का जो
असर पड़ता है उसे दीप्ति कालिता कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, जिसके अनुसार पुष्पन पर सूर्य के प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वृहद पोषक तत्व यानी कि जो बड़े पोषक तत्व हैं वो कितने हैं, वो 9 है। जैसे कि N हो गया, P हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे हैं। C है, मैग्नीशियम हो गया, S हो गया, आदि हो गया। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, वो 8 है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर 17 पोषक तत्व चाहिए पौधों को मेरे भाई। ये डायरेक्ट नंबर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है पेड़ पौधों को। तो 17 पोषक तत्वों की जो है जरूरत होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये याद रखना। खोज किसने की थी, गार्नर एवं एलार्ड ने जो है 1920 में ये खोज की थी। सरल भाषा देख लेते हैं फटाफट। पौधों को फल देने के लिए सूरज की धूप कितने घंटे मिलनी चाहिए, इस पढ़ाई को दीप्ति कालिता कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसकी खोज गार्नर और एलार्ड ने की थी। अब पौधों की थाली पोषण का पोस्टमार्टम करो। पौधों को तंदुरुस्त रहने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसमें जो बड़े भाई हैं उन्हें वृद्धक पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रीनेंट्स कहते हैं, जिन्हें पौधा भर भर बाल्टी खाता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा। और जो छोटे भाई हैं उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए। जैसे कि लोहा हो गया, जिंक हो गया और बोरान हो गया मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, कितना रह गया, चलो रह गया 2-4 और पेज रह गए, इनको भी फटाफट से देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। मूलांकर से निकलने वाली मूसला और अपस्थानिक जड़ें, इसका क्या मतलब है मेरे भाई? तो देख लेते हैं। चलो, ये जड़ों की बात कर रहा है, जो पेड़ पौधों की जड़ होती है ना, उनकी बात कर रहा है। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। जड़ का विकास बीज के मूलांकर से होता है मेरे भाई। ठीक है, तो जड़ का विकास कहाँ से होता है, मूलांकर से होता है मेरे भाई। ठीक है, जब बीज जमीन में बोया जाता है ना, तो नीचे की तरफ जाने वाला हिस्सा मूलांकर कहलाता है। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे देखो, जब बीज जमीन में बोया जाता है तो नीचे की तरफ जाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मूलांकर। इसीलिए तो मैं बोलता हूं मेरे भाई, क्या बोलता हूं मैं, शब्दों का मतलब आपको समझ आना चाहिए। अभी आपको पता ही नहीं था मूलांकर शब्द क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो मूलांकर शब्द आपको पता ही नहीं होता, तो एग्जाम में अगर मूलांकर शब्द दे भी देता तो आपको क्या फर्क पड़ता, आपको पता ही नहीं होता, आप तुक्का मार के आते, सिंपल सी बात। अब अगर शब्द मूलांकर दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा, जैसे आपने यहाँ पे बीज बो दिया, ठीक है, ये एक जमीन है, यहाँ पे आपने मूली का बीज बो दिया, तो मूली क्या होगी, मूली जो है नीचे की तरफ बढ़नी स्टार्ट होगी ना, मूली नीचे की तरफ बढ़नी स्टार्ट होगी। ये तो मैंने गाजर टाइप बना दिया, चलो गाजर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाजर ऐसी होती है ना, गाजर ऐसी होती है, नीचे की तरफ जड़ होती है, ऊपर की तरफ जो है चौड़ा होता है, ये गाजर होता है। तो नीचे की तरफ जो बढ़ रही है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको मूलांकर बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे देखो कहां तक पहुंच गए थे। प्राथमिक मूलांकर से मूसला जड़ बनती है सरसों। ठीक है, सरसों एग्जाम्पल है। तने के आधार से झकड़ना या रेशेदार जड़ निकलती है। गेहूं, पौधों के अन्य भागों से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है, जैसे कि बरगद और घास मेरे भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया था, मूसला जड़ दिया गया ना, मूसला जड़ दिया गया। इसके बारे में आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ के बारे में अभी जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। ठीक है, मोटी पाइप जैसी जड़ होती है जो मूसला जड़ है ना, मूसला जड़ से आपको ही पता लग रहा है मूसल जैसा, मूसल जैना या मूसल जैसा, यानी कि मोटी पाइप जैसा। ठीक है, मोटी पाइप जैसा इसकी जड़ होती है मेरे भाई। ठीक है, जो सीधे गहराई में जाती है और साइड में छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण सरसों या चने की जड़ है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? इसको बोलते हैं मूसला जड़। अब देखो झकड़ा या रेशेदार जड़, झकड़ा या रेशेदार जड़। ठीक है, यहां पे लिखा था ना, अभी बता देता हूं। देखो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा मूसला जड़, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम झकड़ा रेशेदार ये देख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब इसके बारे में सुनो, ये क्या होता है, ये जो झकड़ा कहां गया रे,
ये रहा झकड़ा या फिर रेशेदार। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य मोटी जड़ नहीं होती, इसमें जो मुख्य होती ना, मुख्य मोटी जड़ नहीं होती, बल्कि तने के नीचे झाड़ू के बालों जैसे बारीक धागे निकले होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इसमें जो झकड़ा या रेशेदार जो जड़ होती है ना, इसके अंदर मुख्य मोटी जड़ नहीं होती, मुख्य मोटी जड़ नहीं होती, मुख्य मोटी जड़ नहीं होती, ठीक है, मुख्य मोटी जड़ नहीं होती। तने के नीचे, तने के नीचे जो हमने देखा था ना अभी, नीचे भी तो तने तने ऐसे ऐसे निकले होते हैं मेरे भाई, इन तनों के नीचे, तनों के नीचे क्या है, झाड़ू के बालों जैसे बारीक धागे निकले होते हैं, ठीक है, ये बारीक बारीक ऐसे ऐसे धागे निकले होते हैं। इनके उदाहरण क्या है, इनका उदाहरण मेरे भाई गेहूं और मक्का, ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, गेहूं मक्का, गेहूं मक्का जो है इसका उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। तीसरा क्या था मेरे भाई, तीसरा था मेरे भाई अपस्थानिक जड़। ये देखो यहां पे था ना अपस्थानिक जड़, ये रहा अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक के बारे में भी छोड़ लो। वे जड़ें, अपस्थानिक जड़ कौन सी होती हैं, वे जड़ें जो मूलांकर को छोड़कर पेड़ के किसी दूसरे हिस्से से निकल आती है मेरे भाई। अपस्थानिक जड़ कौन सी होती है, वे जड़ें होती हैं अपस्थानिक जड़ें जो मूलांकर, मूलांकर हमने देखा था ना जो नीचे की तरफ बढ़ता है, इसको छोड़कर किसी दूसरे हिस्से से निकल जाती है, उसको जो है अपस्थानिक जड़ कहा जाता है मेरे भाई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, बरगद की जटाएं मेरे भाई, ठीक है। अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण क्या हो जाएगा, बरगद की जड़ें। देखिए आपने बरगद का पेड़ देखा ना, बहुत सारा विशाल ऐसे ऐसे बरगद का पेड़ होता है, उसकी ऐसे ऐसे तनाएं, हम कहते हैं अरे इसकी तो डाढ़ी आ गई रे बुढ़ापे में, ठीक है। तो ये जो जड़ें होती है ना, यही अपस्थानिक जड़ें, कह रहा है ना कि नीचे की तरफ बढ़ने से आता कहीं से भी निकल जाती है, उसको अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझे। तीनों का बारे में वैसे यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, चलो देख लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ। जब हम जमीन में बीज बोते हैं तो नीचे की तरफ जो हिस्सा भागता है उसे मूलांकर कहते हैं, और इसी मूलांकर से पौधे की जड़ें बनती हैं। जड़ें 3 वैरायटी की होती हैं, सिंपल सी बात है, जड़ें 3 वैरायटी की होती है। कौन कौन सी, पहली मूसला जड़, दूसरी झकड़ा जड़ और तीसरी अपस्थानिक जड़ मेरे भाई। मूसला जड़ कौन सी होती है, यह मुख्य मोटी पाइप जैसी जड़ होती है जो सीधे गहराई में जाती है और साइड में छोटी शाखाएं निकलती हैं जैसे सरसों या चने। झकड़ा रेशेदार कौन सी जड़ होती है, इसमें कोई मुख्य मोटी जड़ नहीं होती है, बल्कि तने के नीचे से झाड़ू के बालों जैसे बारीक धागे निकल आते हैं, जैसे गेहूं मक्का या फिर प्याज की जड़ मेरे भाई, ठीक है। अपस्थानिक जड़ क्या होती है, जो मूलांकर को छोड़कर, मूलांकर यानी कि निचले वाले हिस्से को छोड़कर कहीं से भी पेड़ के किसी भी दूसरे हिस्से से लटक जाए। अब देखने हैं ना, पेड़ का हिस्सा यहाँ से लटक जाते हैं, यहाँ से लटक जाते हैं, इसी जैसे बरगद के पेड़ जटाई टहनियों में लटकती है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भाग 6 देख लेते हैं मेरे भाई। देख लेते हैं गाजर का शंकावार रूप और अदरक का भूमिगत तना मेरे भाई। चलो देख लेते हैं क्या कहते हैं मूसला और अपस्थानिक जड़ों के जादुई रूपांतरण। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी बोलती है भोजन संचय के लिए मूसला जड़ों के रूपांतरण है मेरे भाई, ठीक है। भोजन संचय यानी कि भोजन को स्टोर करने के लिए मूसला जड़ों के रूपांतरण है। शंकावार गाजर हो गई, तर्क रूप मूली हो गई, कुंभी रूप शलजम हो गई। अपस्थानिक जड़ों के क्या क्या संचय मतलब स्टोर करने के उदाहरण है, ये उदाहरण बता रहे हैं। अभी जो हमने 3 देख के आए ना, मूसल जड़ देख के, झकड़ा जड़ देख के, अब उनके उदाहरण बता रहे हैं, मतलब कि जो खाना स्टोर करते हैं कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं। तो शंकावार जो है ना, मूसल जड़ के रूपांतरण यानी कि स्टोर कहां कहां करती है, शंकावर गाजर, तर्क रूप मूली, कुंभी रूप शलजम। अपस्थानिक जड़ों के भोज्य संचरण उदाहरण है कौन कौन से, कंदिल, शकरकंद, ग्रंथि, हल्दी, यांत्रिक सहारा देने वाले जड़ें। स्तंभ मूल हो गया बरगद, अवस्तंभ मूल हो गया मक्का गन्ना, और आरोही पान हो गया अमरबेल के चूसक, और राइबोजेफेरा श्वसन मूल हो गया मेरे भाई, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। भोजन जमा करने वाली जड़ें मेरे भाई, यहां पे इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, भोजन जमा करने वाली जड़ें, ठीक है। भोजन जमा करने वाली जड़ें मेरे भाई, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आगे आप क्या याद रखेंगे, शंकावार गाजर ऊपर से चौड़ी और नीचे से नुकीली होती है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो लिखा है, ये देखो सरल भाषा में जड़ों के रूपांतरण का चार्ट परीक्षा की असली खान है। सीधे जोड़ी मिलाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गाजर क्या है, यह ऊपर से चौड़ा, गाजर आपने देखी होगी ऐसी होती है, ठीक है। गाजर ऐसी होती है ना, ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से नुकीली होती है, इसे शंकावार जड़ कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। मूली क्या होती है, मूली ऊपर से पतली होती है और जो है बीच से मोटी होती है, नीचे से भी पतली होती है। तो यह बीच से मोटी दोनों सिरों से पतली होती है, इसे तर्क रूप जड़ कहते हैं। शलजम क्या है, यह लट्टू जैसी गोल होती है मेरे भाई। शलजम देखिए ना, शलजम तो देखी होगी, ऐसे लट्टू जैसी जो है ये गोल होती है, इसे कुंभी रूप जड़ कहते हैं। ये नाम याद रखना, ये जो एग्जामिनर एग्जाम में आपसे पूछेगा ना, ये लट्टू जैसी गोल आकृति नहीं देगा मेरे भाई, वो नॉर्मली पूछेगा कुंभी रूप
किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे सलजम का उदाहरण है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो जो है लंबी बनती है और पीडीएफ लंबी बनती है मेरे भाई। अदरवाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होता है, इतना टाइम लगता नहीं लगता, वो चीज़ें आपको पहले से भी पता है, स्टोरी बनाने में आसान होती है। अब ये साइंस आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ी होगी, इतनी डिटेल से बहुत बच्चों ने पहली बार पढ़ी होगी, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? चलो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब याद रखना शकरकंद भी एक जड़ है मेरे भाई। शकरकंद है, शकरकंदी खाई है किसी ने? तो शकरकंदी क्या है? एक जड़ है जो कंदिल रूप में भोजन जमा करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई जो शकरकंद का पौधा है वो किस प्रकार का पौधा है, तो ये जड़ प्रकार का एक पौधा है भाई, याद रखना, ठीक है। कंदिल के रूप में ये अपना भोजन स्टोर करती है। अब सहारा देने वाली जड़ों को देखो, बरगद के पेड़ से जो खंबे जैसी जटाएं निकलती है, देखा था ना अभी हमने बरगद का पेड़ लगाया था और यहाँ से उसकी जटाएं निकल रही थी, तो ये जो जटाएं लटकती है उन्हें स्तंभ मूल कहते हैं मेरे भाई। मक्के और गन्ने के तने के सबसे नीचे जो तिरछी रस्सियां बंधी होती है उन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं, और पान के पौधे में चढ़ने के लिए आरोही मूल होता है। दलदल में उगने वाला राइजोफेरा के पास सांस लेने के लिए जमीन फाड़कर खूंटियां जैसी जड़ें ऊपर निकल आती है, जिन्हें श्वसन मूल कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, और यकीन मानना जो ये डिटेल से चैप्टर पढ़ लेगा ना उसके लिए फिर एमसीक्यू कितने लगा लेना, सारे क्वेश्चन आप सोल्व करवाओगे। और इसी चैप्टर के मैं जो एमसीक्यू दे देते ना तो भी जो है आप जज नहीं कर सकते थे कि पूरा चैप्टर मैंने कर लिया, कोई सा भी क्वेश्चन मैं कर लूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन, तो किसी भी लाइन से, हर लाइन से एमसीक्यू बना दूंगा मैं, बताओ। तो इसीलिए कहता हूं डिटेल से एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, आपको एक बार समय लगाना पड़ेगा, तब जाके आप एमसीक्यू जो है जज कर पाओगे, तभी बेनिफिट होगा। आपकी यूट्यूब की जो एग्जाम से पहले जो मैराथन क्लास आती है ना, तभी वो लगाने का फायदा होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 12 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 12 क्या बोल रहा है? चलो कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर 12 बोल रहा है आलू, अदरक और प्याज जमीन के नीचे छुपे हुए तने, ठीक है, तने हैं। तो आप सभी जानते हैं आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज कहां पर उगते हैं? तो ये जमीन के नीचे उगते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है? अरबी, अदरक, आलू, प्याज भूमिगत तने के उदाहरण है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से भूमिगत तने के उदाहरण कौन कौन से हैं? 3 आपको ये दे देगा, अदरक, आलू और प्याज, और एक जो है इनमें से नहीं दे देगा, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अरबी, अदरक, आलू, प्याज भूमिगत तने के उदाहरण है जो भोजन संचय करते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं: प्रकंद, हल्दी, अदरक कंद, आलू, शल्ककंद, प्याज, लहसुन, और घनाकंद, जमीकंद, अरबी। अरबी आएगा, ये अरबी नहीं आएगा, अरबी आएगा। अब सरल भाषा में सुनो, सब कुछ मैंने लिख दिया और यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको रट लेना या याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। आलू, अदरक, हल्दी, प्याज और लहसुन ये कोई जड़ नहीं है, ये सब साक्षात तना है जो जमीन के नीचे छुप कर बैठ गए हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको लगता हो ना कि ये जमीन के नीचे है, तो ऐसे जैसे पेड़ उगता है, जैसे पेड़ उगता है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। अब जमीन के ऊपर पेड़ ऐसे उगता है ना, उग गया, तो ये जो पेड़ मैंने बताए हैं ना यहाँ पे, आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, बस ये जमीन के नीचे उगते हैं, ऐसे सिंपल सी बात है, ये जमीन के नीचे उगते हैं, सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है मेरे भाई। आगे चलते हैं, ठीक है। और भोजन जमा करके मोटे हो गए हैं, इन्हें भूमिगत तना कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इनके 4 रूप बनाए हैं। परकंद जो जमीन के नीचे आड़े तिरछे होते हैं, जैसे हल्दी और अदरक, मतलब कि ये जमीन के नीचे जो है ऐसे आड़े तिरछे जो है ऐसे फैल जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कंद के अंदर कौन सा आता है? गोल मटोल गांठ जैसे होते हैं, जिन पर आंखें, कलिका पाई जाती है, जैसे हमारा राजा आलू। आलू मोटा होता है, ऐसे जो है बैठा रहता है जमीन के नीचे मेरे, और ये कंद का उदाहरण है, याद रखना। परकंद कंद का कौन सा उदाहरण है? डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। शल्क कंद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? प्याज और लहसुन हो जाएंगे। और घन कंद के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? अरबी और जमीकंद हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई आगे, भाग 7 को देख लेते हैं। 7 देख लेते हैं फटाफट से, इसको एंड करते हैं मेरे भाई। पूर्ण पुष्प की चौकड़ी और सेब का कूटफल धोखा। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है मेरे भाई। एनसीईआरटी बोल रही है पत्तियां घटपर्णी व वीनस फ्लाई ट्रैप घड़े का रूप लेती हैं। पुष्प के 4 भाग हैं, पुष्प के 4 भाग है, फूल के 4 भाग है, बाह्य, दलपुंज, पुमंग व जायंग। चारों हो तो पूर्ण पुष्प हो कहलाएगा, एक भी गायब है तो अपूर्ण पुष्प कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। निषेचन के बाद अंडाशय से बना फल वास्तविक फल है, और पुष्पीय भाग जैसे पुष्पासन से बना फल कूट फल है, यानी कि आभासी फल है, जिनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये आपने पढ़े भी होंगे आज से पहले, जैसे सेब, नाशपाती, काजू, ये क्या है? ये फॉल्स फ्रूट बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? फास्ट फ्रूट बोलते हैं। अब आ जाते हैं सरल भाषा, क्या कहते हैं? जब पत्तियां चालाक हो जाती हैं, जब पत्तियां, पेड़ों की जो पत्तियां है ना वो चालाक हो जाती हैं, तो वे कीड़े पकड़ने के लिए सुराही या घड़ा बन जाती हैं।
जैसे घटपर्णी, घटपर्णी की डेफिनेशन पहले भी बता के आया हूं मैं, ठीक है। अब फूल के 4 कमरों का पोस्टमार्टम सुनो। फूल के 4 पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, बाह्य दल पुंज, हरी पत्तियां, दल पुंज, रंगीन पंखुड़िया, पुमंग लड़का और जायांग लड़की मेरे भाई, ठीक है। आगे चले, आगे देखो, अगर ये चारों एक साथ हैं तो फूल पूर्ण है मेरे भाई। अगर ये चारों एक साथ मिलेंगे ना तो वो फूल पूर्ण है, कंप्लीट है। एक भी गायब है तो अपूर्ण कहलाएगा। पूर्ण मतलब कि जो बीज का फल होता है, और अपूर्ण मतलब कि फाल्स फ्रूट। ये देखो, अब फल का सबसे बड़ा धोखा सुनो। जो फल असली गर्भाशय अंडाशय से बनता है उसे सच्चा या वास्तविक फल कहते हैं, जैसे कि आम और पपीता मेरे भाई। पर कुछ फल इतने शातिर होते हैं कि वे अंडाशय से नहीं बनते बल्कि फूल के नीचे आसन यानी कि पुष्पासन के सूजने से बनते हैं। इसे धोखेबाज फल को विज्ञान में कूट फल, आभासी फल या फाल्स फ्रूट कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है सेब और नाशपाती मेरे भाई। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इतना समझाने लायक, ठीक है। आगे चलते हैं, सेब का पुष्पासन और नारियल का मलाईदार जो है भ्रूण पोष मेरे भाई, ठीक है। फलों के खाने योग्य भाग सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो देख लेते हैं। केले का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य व अंत खाया जाता है, ठीक है। फल भित्ति। गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूण पोषण व भ्रूण खाया जाता है। सेब व नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है। चना व मूंगफली का बीज पत्र व भ्रूण खाया जाता है। नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। टमाटर का फल भित्ति व बीजांडासन खाया जाता है। पपीता व आम का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। और नारंगी का जो है जूसी हेयर खाया जाता है। ये सारा यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, फटाफट। और यहाँ पे हमारी जो है पीडीएफ खत्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद जो है हम एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट हम इसको देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए फटाफट इसको एक एक करके देख लेते हैं, ये जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। सरल भाषा क्या है, चैप्टर के सबसे आखिरी पेज पर जो फलों के खाने योग्य हिस्से की सारणी है वो परीक्षा की असली मलाई है। सीधे कूट शब्द जो है रट लो मेरे भाइयों, ठीक है। तो रट लेते हैं एक एक करके, हम यहां पर देख लेते हैं। सेब और नाशपाती, हम इसका अंडाशय नहीं खाते हैं, हम इसका पुष्पासन चबाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आम और पपीता, हम इसका न तो छिलका खाते हैं न गुठली खाते हैं, हम इसका बीज की मलाई यानी कि मध्य फल भित्ति खाते हैं मेरे भाई, ठीक है। नारियल की बात करेगा तो नारियल का जो सफेद रंग का कड़ा हिस्सा हम खाते हैं या जो मीठा पानी हम पीते हैं वो विज्ञान में भ्रूण पोष उसको कहा जाता है, कहलाता है। यह परीक्षा का सबसे पक्का सवाल है मेरे भाई, ठीक है। टमाटर को हम पूरा का पूरा चबा जाते हैं, यानी कि इसकी फल भित्ति और बीजांडासन दोनों पेट में जाते हैं मेरे भाई। कुछ समझ आ रहा होगा ना, जो हम चीज अब ध्यान से देखना, टमाटर को ध्यान में देखो। टमाटर हम कुछ ऐसी चीज छोड़ते हैं, टमाटर का बाहर नहीं छोड़ते हैं। टमाटर को तो हम आगे पीछे ऊपर नीचे बीज सब कुछ खा जाते हैं। तो इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, फल भित्ति और बीजांडासन इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही नारंगी या नींबू, इसके अंदर जो रसीले धागे होते हैं उन्हें जूसी हेयर कहते हैं, वही इसका खाने योग्य भाग होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है ये पूरी जो पीडीएफ थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके जो है एक एक करके जो है क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। फटाफट से हम ऊपर चलते हैं और एक एक करके जो है इसके क्वेश्चन लगाते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। सजीव जगत में पौधों की आंतरिक व बाह्य संरचना, विधि, जनन तथा पादप रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है, यानी कि बोटनी कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपापचय एनाबोलिक क्रिया है। पौधे सूर्य की धूप में किस रंग के प्रकाश के भीतर सबसे तेज गति अपना भोजन बनाते हैं। तो मैंने बताया था रेड कलर याद रखना, यानी कि लाल रंग, नीला रंग नहीं, हरा रंग नहीं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूसरे का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के प्रकाश में जो है सबसे ज्यादा खाना बनाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के अंतर्गत हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। तो किसमें होती है, ग्रेना में होती है। देखा था ना हमने, डे और नाइट बात की थी, करी थी ना, डे नाइट। पौधे जो होते हैं डे नाइट में काम करते हैं। डे में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में क्या काम करता है, ग्रेना काम करता है। ग्रेना में क्या होता है, पानी टूटता है। और यहां पे नाइट में क्या काम करता है, नाइट में क्या था मेरे भाई, नाइट में था तो कुछ, स्ट्रोमा काम करता है, ठीक है। नाइट में स्ट्रोमा काम करता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल को शुद्ध रखने वाली जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का सबसे बड़ा हिस्सा विश्व रिकॉर्ड अगले किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? अमेजन के घने जंगल भी यहाँ पे दिया है और जलीय शैवाल भी दिया है। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी होएगा, कभी अमेजन के घने जंगल आप लगाया हो। ठीक है ना, ये याद रखना, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलीय शैवाल हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यीस्ट और हाइड्रा जैसे सरल सजीवों के शरीर पर अचानक एक छोटा सा मांसल उभार विकसित होता है जो आगे चलकर नया जीव बनाता है। जनन की इस विधि को क्या बोला जाता है? तो जनन की इस विधि को मेरे भाई मुकुलन या बडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये सारे हम पढ़ के आए हैं, खंडन पढ़ के आए हैं, कायिक विधिन पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी देख लेना, सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे भाई गुलाब, गन्ना, केला, चमेली और अंगूर के पौधों में बिना बीज के तने या कलम को काटकर नया पौधा उगाने की कृषि पद्धति को विज्ञान में क्या नाम दिया जाता है? तो इसको बोला जाता है मेरे भाई क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसको बोला जाता है कायिक प्रवर्धन या वानस्पतिक जनक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पपीता और तरबूज के पौधों पर लगने वाले फूल किस प्रकार के होते हैं जिसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर, मेल पुंकेसर होता है, फीमेल स्त्रीकेसर में कोई एक ही अंग उपस्थित होता है। यानी कि पपीते और जो पपीते के पेड़ होते हैं ना, पपीते और तरबूज के, ये अलग अलग पेड़ होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ये क्या होते हैं? एक लिंगी, यानी कि इस पर या तो मेल होगा या फिर इस पर मेल होगा या फिर इस पर फीमेल होगा या फिर इस पर फीमेल होगा, दोनों अलग अलग ही होंगे। सिंपल सी बात है, इसको एक लिंगी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? उभयलिंगी पुष्प नहीं बोला जाता, पूर्ण पुष्प नहीं बोला जाता, एक लिंगी पुष्प बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में देख लेते हैं हवा, पानी, मधुमक्खियां या किसी घोड़े की पीठ पर बैठकर, मैंने बताया था ना एक दूल्हा है, जैसे कि आप दूल्हे हो, घोड़े की पीठ पर बैठ के जा रहे हो, घोड़ी की पीठ पर कहां पर जा रहे हो? दुल्हन की चौकी तक जा रहे हो। जाना क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है, परागकण कहलाता है ना, परागकण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, परागकण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? परागकण की क्रिया पूरी होने के बाद जब नर युग्मक अंडाशय के भीतर जाकर मादा अंड कोशिका से गले मिलता है तो इस जैव वैज्ञानिक पराक्रम को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? पौधों की चोटी अग्र छोर की कोशिकाओं को खींचकर लंबा करने वाला इंडोल एसिटिक अम्ल IA मुख्य रूप से किस पादप हार्मोन? ऑक्सीन हो जाएगा। ठीक है, दोनों बता के आया था, तीनों बता के आया था, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सीन क्या काम करता है? पेड़ों की ऊंचाई बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीन। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन क्या काम करता है? पौधों के जो है फल और जो है उनको चौड़ा करने का काम करता है। साइटिन क्या करता है? कोशिका विभाजन काम करता है। मुंह दुखने लग गया यार। आ रहा है ना, मजा तो आ रहा होगा ना? तो बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। बस आप ही मेरे जो है क्या हो, आप ही मेरे भाई मार्केटिंग बच्चे हो। ठीक है, आप ही इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर सकते हो, और तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है मेरे भाई। और मैं अकेला ही काम करता हूँ, और जो चैनल पे ऐड चलाना ना वो चला सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता ऐसे फालतू की चीज़ों। जिसको देखना है देखेगा मेरे भाई, अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है देखेगा। और अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा या फिर अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा तो भाई कितनी भी जो है मार्केटिंग कर लेना, वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। मैंने इतना ही सीखा है मेरे भाई। अगर आपके कंटेंट में दम है, आपके प्रोडक्ट में दम है, आप में दम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग मेरे भाई। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आप में दम नहीं है, ये ऐसे ही समझो, अगर आपका प्रोडक्ट है, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया और आपने प्रोडक्ट बनाया सॉलिड, तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दिल्ली के एक छोटी सी दुकान वाला भी जो है इतने कस्टमर लेके बैठा है जितने आप सोच नहीं सकते। ये प्रोडक्ट है मेरे भाई। और बात करूं आपकी, तो अगर आपने इच्छा शक्ति है, आप में इच्छा शक्ति है, आप में दृढ़ संकल्प है, आप कह रहे हो कि मैं पढ़ के दिखाऊंगा एग्जाम, चाहे HSSC हो या फिर PCS एग्जाम हो, कोई सा एग्जाम हो, मैं लग के तैयारी करके दिखाऊंगा 3-4 साल, चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, आप कर लोगे। ठीक है मेरे भाई, इसी को जो है कोशिका, इसी को जो है बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 क्या कह रहा है? बाजार में मिलने वाले बड़े बड़े रसीले सेब, संतरे और अंगूरों के गुच्छों को आकार बढ़ाने तथा 2 साल की फसल को 1 साल में उगाने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? इसको किसका किया जाता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पेड़ पौधे के भीतर पत्तियों को समय से पहले बूढ़ा होने से रोकने और नई कोशिका के धुआंधार कोशिका विभाजन को क्या बोला जाता है, साइटोकाइनिन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सर्दियों की कड़क ठंड आने पर पौधों की सक्रिय वृद्धि को अनिश्चित काल के लिए रोककर बीजों को प्रसुप्ति नींद में सुलाने वाले वृद्धि रोधक तेजाब को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। पूरी वनस्पति विज्ञान के इतिहास में इकलौता ऐसा पादप हार्मोन है जो केवल गैसीय अवस्था में उड़ता है और फल पकाता है। याद रखना, गैसीय अवस्था, दो चीज याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है और फल को पकाता है? इसको क्या बोला जाता है, इसको एथिलीन बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, गलत लिख दिया, एक बार चला लेना। ठीक है, एथिलीन इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है पेड़ पौधों को फलने फूलने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये नंबर याद रखना, ये नंबर भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो पेड़ पौधों को फलने और फूलने के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत है, 17 पोषक तत्वों की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वृद्धि पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है? मैंने ऊपर दिखाई देना, वो सारे याद रखनी है। 9 कितने थे, 9 और 8 थे। 9 थे वृहदक, ठीक है, 9 वृहदक थे और 8 कौन से थे, 8 थे मेरे भाई जो सूक्ष्म थे, छोटे थे। ठीक है, तो सभी को याद रखना, ऐसे ही पूछेगा कौन सा नहीं है, तो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो उसके भीतर नीचे मिट्टी की गहराई की तरफ भागने वाला कौन सा हिस्सा जिसके आगे चलकर जड़ का जन्म होता है, तो हमने देखा था मूलांकर इसको बोला जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ बना मूलांकर बोलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मूसला जड़। मूसला जड़ यानी कि मोटी जड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोटी जड़ की बात कर रहे हैं, का मुख्य कार्य भोजन को संचित करना होता है। रसोई में मिलने वाली गाजर को उसकी त्रिकोणीय बनावट के कारण किस रूपांतरण में रखा जाता है, किस रूपांतरण में रखा जाता है, ये भी एक एक करके हम देख के आए थे, तो शंकावार में रखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, सारों को याद रखना है, आपको पहले बता रहा हूं, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं गाजर ही पूछेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कभी कभी मूसला जड़ की श्रेणी में कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संचय करने वाला मीठा खाद्य पदार्थ वास्तव में एक जड़ है मेरे भाई? शकरकंद हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद होएगा ना। आलू अदरक जमीन के नीचे उगने वाले तने हैं, जबकि शकरकंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है देख लेना कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं बरगद के विशाल पुराने पेड़ की लटकती हुई मजबूत जटाएं जो नीचे जमीन में धंसकर पेड़ को खंबे की तरह यांत्रिक सहारा देती है, क्या कहलाती है मेरे भाई? तो ये क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्तंभ मूल या प्रॉप रूट्स इनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मक्के और गन्ने के लंबे पौधों को तेज हवा से गिरने से बचाने के लिए तने के सबसे निचले हिस्से नोड्स में तिरछी निकली रस्सियां जैसी जड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अवस्थांभ मूल या स्टिल्ट रूट्स इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? सुंदरवन के दलदली इलाकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण राइबोजोफेरा जैसे पौधों की जड़ें जमीन फाड़कर खूंटियों की तरह ऊपर हवा में निकल आती है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें श्वसन या मूल न्यूमेटोफोर बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ऋणात्मक गुणात्मक सांस लेता है। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखना ये चीज़ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? विज्ञान का सबसे बड़ा झटका यह है कि आलू अदरक हल्दी का कोई जड़ नहीं है। जमीन के नीचे आड़े तिरछे तैरने वाले अदरक और हल्दी के तने किस वर्ग में आते हैं? तो किस वर्ग में आते हैं मेरे भाई? तो ये कंद शलकंद परकंद में आते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अदरक हल्दी और परकंद जो है। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? जब कोई फल असली गर्भाशय से न बनकर फूल के नीचे वाले हिस्से पुष्पाशन के सूजने से बनता है तो धोखेबाज फल को क्या बोला जाता है? फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, अनिषेचक फल बोला जाता है, आभासी फल बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का मेरे भाई। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। बाजार में मिलने वाले उस चटक लाल टमाटर का पोस्टमार्टम करने पर क्या पता चलता है कि हम उसका कौन सा मुख्य भाग भोजन के रूप में चबाकर खाते हैं? पूरे टमाटर को खाते हैं, जाहिर सी बात है।
तो पूरे भाग को खाते हैं, फल भित्ति एवं बीजांडासन सबको खाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूजा पाठ और गर्मियों के दिनों में खाए जाने वाले कड़े नारियल को जो सफेद मलाईदार ठोस हिस्सा हम खाते हैं उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो भ्रूण पोष जो है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है मेरे भाई खत्म होता है। इससे डिटेल में मेरे हिसाब से मैं नहीं समझा सकता, इतने आसान भाषा में मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। जितनी मेरी ताकत थी, जितना मेरे को पता था, वो मैंने सारा यहाँ पे करवा दिया है। अगर इसकी जो है आपको PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, सारी PDF जो है आपको वहीं पर मिल जाएगी, पूरी सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी। बस आपको अब एक काम करना है, पूरा 60 मार्क्स का मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है मेरे भाई। ठीक है, 60 मार्क्स का ग्रुप C के लिए, HSSC ग्रुप C के लिए, और 55 मार्क्स का आपको मेरे भाई D के लिए, ग्रुप D के लिए मेरे भाई। ठीक है, मोस्टली 90% मैं जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। 10% जो बचा है उसके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर जो है इकोनॉमिक के क्वेश्चन रह गए हैं, आर्ट्स के क्वेश्चन रह गए हैं, यानी कि कला के क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, IPC CRPC रह गई है, करंट अफेयर हरियाणा का रह गया है। बस ये चीजें रह गई हैं जो मैं बहुत जल्द करवा दूंगा मेरे भाई। उसके बाद हमारा सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलेगा मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन जो है उसके बाद हमारा चलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। सारी प्लेलिस्ट जितनी मैंने आपको दी है ना प्लेलिस्ट, वो सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी प्लेलिस्ट रैंडमली देख लेना, लेकिन जो अंदर चैप्टर उसके दिए गए हैं ना, वो रैंडमली मत देखना। वो एक चैप्टर से शुरू करना और लास्ट तक जाना, तभी आपको आउटपुट मिलेगा मेरे भाई। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, इतनी सी चीज आपसे मैं चाहता हूं मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।